अध्याय 81 उच्च चांदी एथन ने कमजोर राक्षसों के खिलाफ अपना नरसंहार रोक दिया क्योंकि उसने रुआन को हार्पी द्वारा पीटा जाता हुआ देखा। जनरल ने दशकों के युद्ध कौशल से युद्ध किया और पंख वाले राक्षस पर वार करते हुए उसकी तलवार के चारों ओर चांदी की ऊर्जा चमक रही थी, लेकिन हर वार खाली हवा में होता था क्योंकि हार्पी उनसे बचते हुए घूम रहा था। वह इसकी गतिशीलता से मेल नहीं खा सकता। एथन ने सैनिकों पर दबाव को अस्थायी रूप से कम करने के लिए पर्याप्त कांस्य पंक्तियां पार कर ली थीं। दरार क्षण भर के लिए सुरक्षित हो गई। राक्षसी लाशें एक भयावह अवरोध बना रही थीं जो अगली लहर को धीमा कर देगी, लेकिन मुख्य शब्द अस्थायी था। अचानक धरती ऐसे कंपन करने लगी मानो उसकी सारी सामग्री बिखरने वाली हो। कंपन बढ़ने के कारण कमजोर सैनिक मुश्किल से सामान्य रूप से खड़े हो पा रहे थे। भूकंप! कैसे बूम रुआन 20 मीटर दूर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चांदी जैसी आभा मंद मंद टिमटिमा रही थी क्योंकि हार्पी का हवा का झोंका विनाशकारी बल से टकरा रहा था। जनरल का कवच अंदर की ओर सिकुड़ गया था। कुचली हुई धातु के नीचे से खून रिस रहा था। पीछे हटो, एथन ने बाकी सैनिकों को चिल्लाकर कहा। रक्षात्मक स्थिति में आ जाओ। अभी जैसे ही उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, वे आज्ञा मानने के लिए दौड़ पड़े। पत्थरों में दरारें इस तरह फैल गईं जैसे बूढ़ी होती त्वचा पर नसें फैल जाती हैं। हार्पी ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसकी कर्कश हंसी में विजय के स्वर थे। एथन रुआन की ओर दौड़ा। उसके खंजरों से अभी भी राक्षस का खून टपक रहा था। उसने जनरल को खड़े होने में मदद की। कुछ होने वाला है, रुआन ने अपनी टूटी पसलियों को पकड़ते हुए हांफते हुए कहा। एथन ने गंभीरता से सिर हिलाया। 50 मीटर आगे जमीन विस्फोटक बल से फट गई। पत्थर हिल गया क्योंकि नीचे से कोई विशाल सुरंग ऊपर की ओर बन रही थी। सैनिक चीखने लगे जब नए बने गड्ढों से कांस्य श्रेणी के गड्ढे फूट पड़े और दर्जनों ऐसे स्थान दिखाई दिए जहां कुछ सेकंड पहले तक कोई नहीं था। लेकिन ये तो महज संकेत थे। केंद्रीय दरार तब चौड़ी हो गई जब एक छोटी इमारत के आकार का प्राणी शहर के नीचे से बाहर निकला। उसके कंधों, छाती और घुटनों पर बख्तरबंद प्लेटें लगी हुई थीं। प्रत्येक पैर के अंत में पंजे थे जो जहां छूते थे वहां पत्थर को तोड़ देते थे। क्रूर जानवर टनलर बेहेमोथ रैंक उत्सर्जक पृथ्वी नियंत्रण D+ ग्रेड रुआन के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान! विशालकाय जानवर अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा होकर आसपास की इमारतों से ऊंचा दिखाई दे रहा था। 6 नेत्र वृक्ष स्वतंत्र रूप से घूमकर उसके आसपास के क्षेत्र का जायजा ले रहे थे। फिर वह पीछे हटा और इतनी तेज गर्जना की कि पूरे जिले में खिड़कियां टूट गईं। हम इसे हरा नहीं सकते, रुआन ने सपाट लहजे में कहा। बिना सुरक्षा बल या नगरस्वामी के, एथन ने इस दृश्य को देखकर गंभीरता से सिर हिलाया। उसके सामने एक दुःस्वप्न फैला हुआ था। सैकड़ों कांस्य श्रेणी के राक्षस दरारों से घुस रहे थे। बुद्धिमान हार्पी ऊपर से समन्वय कर रहा था और अब उत्सर्जक श्रेणी का एक विशालकाय राक्षस जो युद्ध के मैदान पर एक चलते फिरते किले की तरह खड़ा था। उसका हाथ जेब में चला गया। उंगलियां सर्प के मूल को ढक रही थीं। मूल उसकी हथेली से टकरा रहा था। मुझे बाद में इसे खाने का मौका नहीं मिलेगा। निर्णय लेते ही एथन ने अपनी डिवोअर प्रतिभा को तुरंत सक्रिय कर दिया तथा कोर की ऊर्जा को सीधे अपने सिस्टम में प्रवाहित कर दिया। डिंग! आपकी बुद्धिमत्ता निम्न सिल्वर रैंक तक पहुंच गई है। शक्ति उसके मन पथों के माध्यम से बढ़ी। विस्तारित क्षमता को समायोजित करने के लिए सिनेप्स पुनः सक्रिय हो गए। अब उसके सभी गुण कमचांदी की सीमा तक पहुंच गए थे। उसका मान भंडार काफी बढ़ गया था और भंडार गहरा हो गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपरिहार्य टकराव के दौरान वह कम न हो जाए। उन्नत धारणा ने पीछे से आती हुई एक चांदी जैसी आभा का पता लगाया। हाँ! एथन मुड़ा। उसकी चांदी जैसी आंखें 10 मीटर खून से सने पत्थर के पार जनरल की आंखों से मिली। एक पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गईं। तभी हान के चेहरे के भाव बदल गए। एक चिंतित कमांडर का मुखौटा आसानी से अपनी जगह पर आ गया। वह एथन को पीछे छोड़ते हुए रुआन की ओर बढ़ा। उसकी चांदी जैसी आभा स्पष्ट तत्परता से जगमगा रही थी। मैं यहाँ बैकअप के लिए आया हूँ। हान ने पास के सैनिकों तक पहुंचने के लिए आवाज उठाई। यह मुश्किल होने वाला है। एथन पूरी तरह से मूर्ख नहीं बना था। मुझे नहीं पता कि ये आदमी क्या क्या खेल खेलता होगा। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। उन्होंने अपनी आंखों के कोने से हान का अध्ययन किया और उन सूक्ष्म संकेतों को सूचीबद्ध किया जो जनरल के प्रदर्शन को उजागर करते थे। वह दूरी जो उसने बनाए रखी, जिस तरह से उनके चारों ओर संकट के बावजूद उसकी चांदी जैसी आभा असामान्य रूप से संयमित रही। भीमकाय ने एक और धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई। कांस्य जानवर नई दरारों से आगे बढ़े। उनकी गतिविधियां हार्पी के हवाई संकेतों से समन्वित थीं। हमें क्या करना चाहिए? रुआन ने अपने क्षतिग्रस्त कवच के नीचे से बहते खून के साथ पूछा।
हान के जवाब देने से पहले ही एथन आगे बढ़ गया। मुझे लगता है कि हम दोनों को बहमोत का ध्यान रखना चाहिए, जबकि जनरल हार्पी का ध्यान रखेगा। वह इससे पहले भी लड़ चुका है, इसलिए उसे इसकी चालें पता हैं। रुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, योजना समझ में आ गई। उसने झट से सिर हिलाया। सहमत। हान, उस जानवर के खिलाफ तुम्हारा अनुभव तुम्हें उससे लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। हान के चेहरे पर झिलमिलाहट थी, झिझक के रूप में छिपी निराशा। इस सुझाव ने उसे रुआन से बड़ी सफाई से अलग कर दिया था और उसकी आगे की योजना को रोक दिया था। उन्होंने जवाब दिया, यह विशालकाय जानवर बड़ा खतरा है और हम दोनों इसे संभाल सकते हैं। एथन ने हान की नजरों से सीधे मिलते हुए जवाब दिया, बशर्ते कि तुम पहले किसी भीमकाय जानवर से न लड़े हो और उसकी कमजोरियों को हम दोनों से बेहतर जानते हो। शह और मात। खतरनाक सवाल उठाए बिना हान बहमोत की क्षमताओं के बारे में जानकारी स्वीकार नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा। हान की चांदी जैसी ऊर्जा फैल गई, उसके चारों ओर तरल चांदनी की तरह फैल गई। मैं हमारे पंख वाले दोस्त को संभाल लूंगा। वह बिना किसी और बहस के आकाश की ओर बढ़ गया। चांदी की आभा उसे विस्फोटक गति से चक्कर लगा रहे हार्पी की ओर धकेल रही थी। एथन रुआन की ओर मुड़ा। क्या तुम लड़ सकते हो? जनरल अपनी चोटों के बावजूद सीधे खड़े हो गए। चांदी की ऊर्जा पहले से ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को स्थिर करने का काम कर रही थी। काफी है, मायने रखता है। उन्होंने मिलकर उस विशालकाय जानवर का सामना किया, जो तबाह हो चुकी इमारतों के बीच से गुजर रहा था। हर कदम से ऐसा कंपन पैदा हो रहा था कि रक्षकों के पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। कोई विचार? रुआन ने पूछा। ब्लेड एकत्रित शक्ति से चमक रहा था। खंडों के बीच के जोड़, उसने इशारा किया। और आंखों के डंठलों का आधार। इन पर एक साथ वार करो। शायद हम उसे इतना विचलित कर दें कि हम उस पर जानलेवा वार कर सकें। रुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। सिद्धांततः सरल, कार्यान्वयन में कठिनाई। विशालकाय जानवर ने उन्हें देख लिया था। उसकी 6 आंखें एक साथ घूमकर उन्हें भयावह दृष्टि से घूर रही थीं। तैयार हो? उसने रुआन से पूछा। जनरल ने अपना ब्लेड उठाया। एक साथ वे एक साथ आगे बढ़े। उनकी चांदी जैसी आभा बढ़ते अंधेरे के विरुद्ध चमक रही थी। विशालकाय जानवर ने उनके आने का अंदाजा लगा लिया और इतनी बड़ी चीज के लिए असंभव गति से पंजे चलाने लगा। एथन बाईं ओर भागा जबकि रुआन दाईं ओर गया। उनका समन्वित हमला कमजोर जोड़ों को निशाना बनाकर किया गया। एथन के खंजरों ने अपना निशाना साधा। चांदी की ऊर्जा उस राक्षस के कवच को भेदती हुई नीचे कवच की दूसरी परत से टकराई। राक्षस का पैर बगल में घूम गया और उसे बीच में ही पकड़ लिया। जब वह पत्थर की दीवार से टकराया तो उसकी पसलियों में दर्द फैल गया। अध्याय 82। एक विशालकाय प्राणी। जब वह पत्थर की दीवार से टकराया तो उसकी पसलियों में दर्द फैल गया। रुआन ने आंख के डंठल पर वार किया। ब्लेड बीच से चीरता हुआ सीधा चिपक गया। वह भीमकाय जानवर जोर से कांपते हुए दहाड़ा। जनरल अपने हथियार को पूरी ताकत से पकड़े हुए था। उसका शरीर हवा में किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह लहरा रहा था। कवच मजबूत है, एथन चिल्लाया और सीधा खड़ा होकर खून थूकने लगा। भीमकाय ने रुआन को भयंकर बल से जमीन पर पटक दिया। उनकी रणनीति बुरी तरह विफल हो गई थी। एथन ने अपने आसपास के वातावरण को देखा तथा उस विशालकाय राक्षस के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बढ़त की तलाश की। इमारतें, मलबा, खून से सने पत्थरों पर बिखरे हथियार, कुछ भी नहीं जो उस पुनर्जीवित कवच को भेद सके। यह परेशानी वाली बात है। वह विशालकाय प्राणी उनके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी 6 आंखें शिकारी बुद्धिमत्ता के साथ उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। चांदी से चमकते हमलों के बावजूद उसके कवच पर बमुश्किल एक खरोंच सी दिखी। हर हिस्सा अप्राकृतिक लचीलेपन से चमक रहा था और घाव बनते ही भर गए। रुआन पास ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चांदी की आभा कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थी क्योंकि वह उठने की कोशिश कर रहा था। टूटे हुए कवच के नीचे से खून बह रहा था जो टूटे हुए पत्थरों पर जमा हो रहा था। एथन के विपरीत जनरल में न तो रक्षात्मक क्षमता थी और न ही पुनर्योजी क्षमताएं। ये चोटें ऐसी नहीं थीं जिनसे वह आसानी से उबर पाता। बस एक और वार और वो मर गया। एथन ने आसमान की ओर देखा जहां हान हार्पी से एक शानदार हवाई युद्ध लड़ रहा था। चांदी की ऊर्जाएं गरजते हुए टकरा रही थीं, जिससे रात का आकाश मानो बिजली के तूफानों की तरह जगमगा रहा था। फिर भी दोनों में से कोई भी निर्णायक वार नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई भी वास्तव में प्रयास नहीं कर रहा था। यह कमीना, वो क्या कर रहा है? क्या वो मुझे मरवाने के लिए जानवरों के साथ मिल रहा है या वो चाहता है कि शहर का हर इंसान मर जाए? विशालकाय जानवर आगे बढ़ता गया और हर कदम पर आसपास की इमारतों की नींव हिलती गई। इसके विशाल शरीर से निकलने वाले झटकों के कारण दशकों से खड़ी इमारतें ढहने लगीं।
इसके पीछे दीवार में चौड़ी होती दरारों से कांस्य जानवरों की ताजा लहरें बह रही थीं। पूर्वी क्षेत्र खो गया। एथन ने अपना निर्णय लिया। यहां कोई जीत नहीं थी, सिर्फ बेमतलब की मौत। जिंदा रहने के लिए पीछे हटना, फिर से संगठित होना और फिर से आकलन करना जरूरी था। सब लोग पीछे हट जाओ, उसकी आवाज में चांदी जैसी शक्ति का भाव युद्ध क्षेत्र में फैल गया। जब तक नगर स्वामी हमारी सहायता न करें, रक्षात्मक रूप से लड़ो। सैनिकों को और प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। वे अपनी रक्षा की कमजोर होती स्थिति से बाहर निकले और अकेले भागने के बजाय समूहों में पीछे हट गए। कुछ ने घायल साथियों की मदद की तो कुछ ने तीरंदाजी से उनकी वापसी को कवर किया। एथन दौड़कर रुआन की तरफ दौड़ा और जनरल को उठा लिया। रुआन के स्खमों ने जहां उसे दबाया था, वहां खून उसके कपड़ों में लग गया था। मुझे छोड़ दो, जनरल ने कर्कश स्वर में कहा। मैं तुम्हारी गति धीमी कर दूंगा। ऐसा नहीं हो रहा है। एथन ने आंतरिक जिले की और गति बढ़ा दी। अतिरिक्त बोझ के बावजूद उन्नत गति सक्रिय हो गई। उसकी चांदी जैसी आंखें हान पर टिकी रहीं, तथा जनरल के पीछे हटने पर भी उसकी लड़ाई पर नजर रखी। विशालकाय जानवर उनके पीछे दहाड़ता हुआ आया। उसका विशाल शरीर आश्चर्यजनक गति से इतनी बड़ी चीज का पीछा कर रहा था। उसके पीछे इमारतें ढह गईं। विनाश का एक ऐसा रास्ता बना जो दूसरे जिले में किसी घाव की तरह बना हुआ था। जो नागरिक अपने आप को भीतरी दीवारों के पीछे सुरक्षित समझ रहे थे, वे अब भयभीत होकर अपने बच्चों और कीमती सामानों को अपने घरों से बाहर निकालकर भाग रहे थे। सड़कें घबराए हुए नागरिकों से भर गईं, जो मानवीय बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिससे एथन की गति के बावजूद उसकी प्रगति धीमी हो गई। फिर कुछ बदल गया। युद्धभूमि पर एक ऐसा दबाव छा गया, इतना घना कि मानो हवा ही सिकुड़ गई हो। एथन की इंद्रियों ने इसे सबसे पहले भांप लिया। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से निकलती हुई एक अचंभित कर देने वाली तीव्रता वाली चांदी जैसी आभा। रुआन का सिर अचानक ऊपर उठा। दर्द क्षण भर के लिए भूल गया। वह आभा उसके खून से सने चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई तथा उसके घायल शरीर से तनाव गायब हो गया। नगरपाल, उसने फुसफुसाते हुए कहा। प्रभु ईजे की ला गए हैं। एथन बीच में ही रुक गया और जनरल के शरीर को इधर उधर घुमाकर यह देखने लगा कि आगे क्या आ रहा है। आभामंडल से ऐसी शक्ति निकल रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चांदी की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई थी। चांदी की रोशनी की एक किरण उस अफरातफरी को चीरती हुई एथन की गति से आगे बढ़ती हुई। उसने उस विशालकाय जानवर पर घातक सटीकता से निशाना साधा, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जो सघन शक्ति से चमक रही थी। नगर स्वामी, उसके हमले से युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए था। होना चाहिए था। इसके बजाय उस विशालकाय जानवर के मुंह से कोई छोटी और भूरी चीज फूट पड़ी। वह असंभव गति से आगे बढ़ी और चांदी की लकीर को एक झटके से रोक दिया, जो शायद एक लकड़ी का डंडा था। टक्कर से इतनी तीव्र तरंग उत्पन्न हुई कि 500 मीटर के दायरे में हर खिड़की टूट गई। धूल हटी तो दो आकृतियां आपस में भिड़ती हुई दिखाई दी। नगर स्वामी, जो लगभग 30 साल का लग रहा था, हालांकि उसकी असली उम्र अभी तक ज्ञात नहीं है, ने अपनी कुल्हाड़ी एक लकड़ी के डंडे पर दबा रखी थी, जिसे बमुश्किल 1 मीटर लंबे प्राणी ने थाम रखा था। एक बंदर, कोई साधारण बंदर नहीं। उसका फर चांदी जैसी ऊर्जा से चमक रहा था। आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं, जो उपहास की सीमा पर थीं, क्योंकि वह नगर के स्वामी की ताकत से मेल खा रहा था। क्रूर जानवर, आलसी बंदर, कर्मचारी प्रतिभा, सी रैंक, पीकसिल्वर, असंभव। रुआन ने सांस ली। नगर स्वामी के चेहरे पर ठंडक और क्रोध का भाव आ गया। तुमने मुझे स्वर्ण श्रेणी की ओर बढ़ने से रोक दिया। मैं अंतः विश्वात्मा से संपर्क कर पाता और एक कनिष्ठ नगर स्वामी बन पाता। उसकी चांदी जैसी आभा और तेज हो गई। तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विश्व भावना। कनिष्ठ नगर स्वामी। एथन के दिमाग ने इन अपरिचित शब्दों को संसाधित किया तथा उन्हें अपनी यात्रा के दौरान एकत्रित जानकारी के टुकड़ों से जोड़ा, लेकिन कोई खास बात सामने नहीं आई। फिर भी यह काफी महत्वपूर्ण लग रहा था, इसीलिए वह पहले कभी नहीं आया। उस भीमकाय ने उसे मजबूर किया। सब कुछ समझ में आने लगा। शुरुआती हमले के दौरान सिटी लॉर्ड की अनुपस्थिति, जिलों के गिरने के बावजूद उनकी देरी से प्रतिक्रिया। वह लापरवाह नहीं थे, वे किसी अलौकिक काम में व्यस्त थे। स्वर्ण रैंक में सफलता। जब हम अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह व्यक्तिगत उन्नति की तलाश में था। एथन ने विशालकाय जानवर के खिलाफ लड़ाई इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि नगर का स्वामी हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हस्तक्षेप को व्यक्तिगत लाभ के लिए जानबूझकर विलंबित किया गया था। रुआन सीधा हो गया और उसने बड़ी तत्परता से उपचार औषधि पी ली। जादुई तरल ने उसकी सबसे बुरी चोटों को भर दिया, रक्त प्रवाह को रोक दिया और कटे हुए ऊतकों को फिर से जोड़ दिया।
पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन बिना किसी सहारे के खड़े होने के लिए पर्याप्त था। मैं लड़ सकता हूं, उसने घोषणा की। उसके भाले के चारों ओर चांदी की आभा पुनः जीवंत हो उठी। बंदर मुस्कुराया, उसके दांत किसी शाकाहारी के लिए भी तीखे नहीं थे। उसने अपनी छड़ी इतनी जोर से घुमाई कि साधारण लकड़ी धुंधली होकर ऊर्जा के एक गोलाकार कवच में बदल गई। बहुत धीरे, वह चिल्लाया। उसकी आवाज अपने छोटे से आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से गहरी थी। नगरपाल, शहर का धोखेबाज। अध्याय 83। नगर स्वामी ताना अपने निशाने पर लगा। यहेजकेल की अभिव्यक्ति और भी अधिक गहरी हो गई। उसकी कुल्हाड़ी के चारों ओर चांदी की आभा केंद्रित हो गई, जब तक कि हथियार एक तारे की तरह चमकने नहीं लगा। घृणित जानवर, उन्होंने अंधाधुंध गति से हमला किया। कुल्हाड़ी से हवा में ऐसे पैटर्न बनाए जो सामान्य धारणा के लिए अत्यंत जटिल थे। प्रत्येक प्रहार में सर्जिकल सटीकता के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं गला, हृदय, रीढ़ को निशाना बनाया गया। बंदर आसानी से बच निकला। उसकी हरकतें लड़ाई कम और नृत्य अधिक थीं। यह ऐसे हमलों के बीच घूमता था जो अन्य विरोधियों को दो भागों में विभाजित कर देते थे, तथा ऐसे खिलखिलाता था मानो प्राणघातक युद्ध के बजाय किसी आनंददायक खेल में भाग ले रहा हो। चूक गया, फिर से चूक गया। यह एक क्षैतिज कट के चारों ओर घूम गया। बहुत गंभीर, बहुत धीमा। उसकी छड़ी बाहर निकली और उसने जानबूझकर सौम्यता से नगर के स्वामी के कंधे पर थपथपाया। आक्रमण नहीं बल्कि उपहास किया। यहेजकेल हताशा में दहाड़ा और उसने सटीकता को छोड़कर कच्ची शक्ति को अपना लिया। उसकी कुल्हाड़ी चांदी के धूमकेतु में बदल गई, जिसके प्रत्येक वार से झटके पैदा होते थे, जिससे नीचे सड़क पर दरारें पड़ जाती थीं। उनके युद्ध क्षेत्र के चारों ओर इमारतें ढह गईं। प्रतिस्पर्धी रजत ऊर्जाओं के दबाव में संरचनात्मक अखंडता विफल हो गई। नागरिक पुनः आतंकित होकर भाग गए तथा सिल्वर रैंकों के टकराव से बचने के लिए अपनी संपत्ति को छोड़कर भागने लगे। इस बातचीत के दौरान क्षण भर के लिए भूला हुआ विशालकाय जानवर अपना ध्यान पुनः एथन और रुआन पर केंद्रित कर लेता है। एथन क्षण भर के लिए एक बोलने वाले जानवर की आवाज सुनकर चौंक गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि खतरा वापस आ गया है तो उसका आश्चर्य भूल गया। भीमकाय उन्हें घूर रहा था। यह जानबूझकर सिटी लॉर्ड की लड़ाई से बच रहा है। हमें आगे बढ़ना होगा, एथन ने चेतावनी दी। जैसे ही विशालकाय जानवर ने हमला किया, उन्नत गति सक्रिय हो गई। रुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी तलवार के चारों ओर चांदी जैसी ऊर्जा उमड़ रही थी। एक साथ वे अलग हो गए और विपरीत दिशाओं से हमला करने लगे। एथन ने कवच के टुकड़ों के बीच के जोड़ को निशाना बनाया, जबकि रुआन ने कमजोर आंखों के डंठलों को निशाना बनाया। उनके चांदी से सजे हमले एक साथ हुए और राक्षस की सुरक्षा को समन्वित सटीकता से भेदते हुए। वह भीमकाय प्राणी क्रोधित होकर दहाड़ने लगा और छटपटाने लगा। एथन के खंजरों ने कवच प्लेटों के बीच गहरी खाइयां बना दी। उसकी आग ने प्राणी की पुनर्योजी क्षमताओं को बाधित कर दिया। उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त। उत्तरी क्षेत्र से दो और रजत आभाएं तेजी से आगे बढ़ी। शेष जनरल अंततः अपने निर्धारित क्षेत्रों को सुरक्षित करने के बाद वहां पहुंचे। जनरल झाओ सबसे पहले उनके पास पहुंची। उनकी रजत ऊर्जा उनके भाले के चारों ओर चमकती बिजली के रूप में प्रकट हो रही थी। देरी के लिए क्षमा करें, उन्होंने भीमकाय के असुरक्षित पार्श्व में अपना हथियार चलाते हुए कहा। एक पल के बाद जनरल वेई भी हमले में शामिल हो गए। उनकी दो तलवारें ठंडी ऊर्जा से चमक रही थीं तथा उन्होंने उस प्राणी की शेष बची आंखों पर निशाना साधा। 4 रस्तरैंकों ने मिलकर हमला किया। विशालकाय को अंततः वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ा। इस बीच नगरस्वामी का बंदर के विरुद्ध युद्ध तीव्र होता गया। उनकी ऊर्जाओं के टकराव से पेड़ उखड़ गए। बंदर के नाचते पैरों के नीचे कंक्रीट बिखर गई। दोनों में से किसी ने भी निर्णायक प्रहार नहीं किया, फिर भी युद्धभूमि उनके चारों ओर बिखर गई। तुम्हें लगता है कि तुम सोने के लायक हो, बंदर ने ताना मारा, अपनी लाठी पर हमला करते हुए। मुझे एक छोटा सा भी नहीं पकड़ सकते। अगर मां यहां आ गई तो वो एक थप्पड़ से इस जगह को तहस-नहस कर देगी। केक यहेजकेल की कुल्हाड़ी कई प्रतिबिंबों में धुंधली हो गई तथा ऐसे कोनों से हमला कर रही थी जिनके लिए उल्लेखनीय चपलता और लचीलेपन की आवश्यकता थी। मर जाओ, वह गुर्राया। उसके हथियार के चारों ओर चांदी की ऊर्जा संकुचित हो गई। पहली बार बंदर की मुस्कान लड़खड़ा गई। नगरस्वामी का प्रलयकारी प्रहार होते ही उसने हताश होकर अपनी लाठी ऊपर उठा ली। परिणामस्वरूप हुए विस्फोट से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। हर तरफ इमारतें धड़ाम से गिर गईं। जमीन दरक गई, पुराने नाले खुली हवा में खुल गए और सड़कें कागज की तरह फट गईं। नागरिक, राक्षस और सैनिक सभी अपने पैरों से उछल पड़े तथा अनेक लोग आघातकारी बल के कारण बेहोश हो गए। जब धूल जम गई तो बंदर थोड़ा सा हिलने लगा। उसकी छड़ी में हल्की सी दरार थी जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी।
उसके मुंह के कोने से खून की बूंदें टपक रही थीं। फिर भी उसकी आंखों में उपहासात्मक चमक बनी हुई थी। लगभग उसने स्वीकार किया, उसके स्वर में सच्चा सम्मान झलक रहा था। लगभग पर्याप्त। यहेजकेल ने अपनी बढ़त को बढ़ाया। चांदी की आभा पारंपरिक सीमाओं से परे फैल गई। उनका अगला हमला अंतिम इरादे से किया गया था, एक तिरछा वार जो बंदर को कंधे से कूल्हे तक चीरने के लिए बनाया गया था। बिजली कड़कने जैसी आवाज के साथ कर्मचारियों ने कुल्हाड़ी को रोक लिया। शक्ति का शक्ति से मिलन हुआ। चांदी की ऊर्जाएं दृश्य तरंगों में टकराईं, जिससे हर दिशा में खिड़कियां टूट गईं। बंदर पीछे की ओर फिसला, उसके पैर टूटे हुए पत्थरों पर खांचे बना रहे थे। उसके मुंह के कोने से खून की बूंदें निकल रही थीं, फिर भी उसने डंडे पर अपनी पकड़ बनाए रखी। प्रभावशाली, उसने स्वीकार किया। सुनहरी आंखें नए सम्मान के साथ सिकुड़ गईं। यहेजकेल आगे बढ़ा। तुम्हें किसने भेजा? यहेजकेल ने बातचीत के बीच में पूछा। बंदर ने अगला हमला किया। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? उनकी लड़ाई तीव्र हो गई। प्रत्येक लड़ाके ने एक दूसरे पर वार किए, जिससे खून तो निकला, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई। बंदर की लाठी ने एजेकील की पसलियों पर वार किया, जिससे उसका कवच टूट गया और नगर स्वामी के मुंह से दर्द भरी घुरघुराहट निकली। उसके जवाबी वार ने उस प्राणी के कंधे पर वार किया, जिससे उसके बाल और मांस फट गए और एक हल्का घाव हो गया। दोनों योद्धाओं के खून से पत्थर बिखर गए, फिर भी किसी की गति धीमी नहीं हुई। अब गंभीर हो रहे हो, छोटे महाराज? बंदर अपनी चोटों के बावजूद मुस्कुराया और पलटवार करते हुए उसकी आंखें धुंधली हो गईं। एजेकील ने बड़ी मुश्किल से इसे रोका, लेकिन 2 वार उसके बचाव में से निकल गए। छड़ी तेजी से उसके कनपटी और घुटने से टकराई। प्रत्येक प्रहार से ऐसा आघात हुआ कि नगर का स्वामी लड़खड़ा गया। नगर के स्वामी ने क्रोध के साथ जवाबी हमला किया। उसकी कुल्हाड़ी क्षैतिज चाप में घूम रही थी, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को आक्रमण छोड़कर हताश होकर बचाव करना पड़ा। जब बंदर ने दूरी बनाने का प्रयास किया तो यहेजकेल ने उसकी गति के अनुरूप ही उसका पीछा किया। मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? उसकी कुल्हाड़ी ऊपर से गिर गई, जिसमें मारने का इरादा था। कर्मचारियों ने बाधा डाली। बंदर की मांसपेशियों में खिंचाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने भारी बल को पुनर्निर्देशित किया था। पहिए तो घूम ही रहे हैं। वह गुर्राया, उसके दांत खून से सने हुए थे। अब तुम जो भी करो, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका युद्ध क्रूर गतिरोध में जारी रहा। प्रत्येक ने ऐसी चोटें पहुंचाई जो अन्य प्राणियों को अपंग बना देती, फिर भी किसी को निर्णायक लाभ नहीं मिला। इस बीच इस विशालकाय जानवर ने साबित कर दिया कि उसे उच्चर्जित श्रेणी में क्यों रखा जाना चाहिए। 4 शक्तिशाली हमलावरों के बावजूद इसके कवच ने अधिकांश क्षति को बेहद आसानी से रोक दिया। जनरल झाओ के बिजली से चमकते भाले ने बार बार वार किया, लेकिन कवच की सबसे बाहरी परत को मुश्किल से खरोंचा। वह बिजली जो कमजोर प्राणियों को भून सकती थी, बस क्रिस्टलीय प्लेटों पर बिखर गई। वेई की जुड़वां तलवारें विशेष रूप से सघन भागों से बिना किसी नुकसान के टकरा गईं, जिससे उन्हें बार बार एक ही जगह पर निशाना लगाना पड़ा, ताकि उथली खाइयां बन सकें। रुआन, जो अभी भी अपनी पिछली चोटों से उबर रहा था, मुश्किल से अपने हमले जारी रख पा रहा था। उसके वार में भेदने की शक्ति का अभाव था, जो वास्तविक खतरे से ज्यादा ध्यान भटकाने का काम कर रहा था। केवल एथन ने ही सार्थक प्रगति की। प्रत्येक प्रहार में उन कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया गया जिन्हें उसने पहले ही पहचान लिया था। विशालकाय जानवर ने इस खतरे को भांप लिया। कई विरोधियों के बावजूद उसने एथन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने पंजों से उसे प्राथमिकता के आधार पर निशाना बनाया। प्राथमिक खतरे को पहचानने में सक्षम एथन ने सोचा, उस प्रहार से बचते हुए जो उसका सिर तुरंत धड़ से अलग कर देता। अध्याय 84। गद्दार एथन ने उस प्रहार से बचने के लिए झुककर बचाव किया, जिससे उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाता। उन्होंने विशालकाय जानवर के सिर और वक्ष को जोड़ने वाले जोड़ पर 3 तीव्र प्रहार किए। उसके खंजरों ने उस कवच को भेद दिया जिसने अन्य जनरलों के हथियारों को विफल कर दिया था। विशालकाय जानवर वास्तविक दर्द से दहाड़ा। 5 शेष नेत्रडंठल ईथन की गतिविधि पर नजर रखने के लिए घूम रहे थे, क्योंकि वह उन्नत गति से अलग हो गया था। इसकी गर्दन उसने दूसरों को पुकारा। जिन हिस्सों को मैंने पहले ही नुकसान पहुंचाया है, उन्हें निशाना बनाओ। जनरलों ने अपने हमले के तरीकों को समायोजित किया तथा उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जहां एथन ने कमजोरी पैदा की थी। फिर भी उनके संयुक्त प्रयासों से वह काम मुश्किल से ही हो पाया जो एथन अकेले कर पाया। उस विशालकाय जानवर का कवच कमजोर सिल्वर रैंक की भेदन क्षमता से कहीं ज्यादा था। हमें कुछ अधिक शक्तिशाली की आवश्यकता है, जनरल झाओ ने स्वीकार किया। उनकी हताशा स्पष्ट थी, क्योंकि उनका बिजली का भाला एक बार फिर क्रिस्टलीय प्लेटिंग से टकराया। एथन ने स्थिति का ठंडे दिमाग से विश्लेषण किया। मौजूदा क्षति दर पर वे गंभीर चोट पहुंचाने से पहले ही खुद को थका देंगे।
उन्हें कवच से परे एक कमजोरी की जरूरत थी जो उस प्राणी के काम के लिए बुनियादी थी। उसकी आंखों ने उत्तर दे दिया। वे जोड़ जहां पैर शरीर के मध्य भाग से जुड़ते हैं, उन्होंने निर्देश दिया। नीचे बिना कवच वाला मांस अगर हम पर्याप्त अंग काट दें तो यह स्थिरता बनाए नहीं रख पाएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल, वेई ने जवाब दिया। वह बाल बाल बच गए। एक हमले से पत्थर टूट गया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़े थे। एथन ने बहस में अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। उसने एक साथ कई प्रतिभाएं सक्रिय की गतिशीलता के लिए उन्नत गति, रक्षा के लिए क्रिस्टल कठोरता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए पवन। जैसे ही वह उस भीमकाय प्राणी के विशाल रूप के नीचे से गुजरा, उसके चारों ओर चांदी की ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उस जीव को खतरा महसूस हुआ। उसका विशाल शरीर उसे अपने वजन से कुचलने के लिए हिल रहा था। बहुत धीमा। एथन के खंजरों ने अपना निशाना ढूंढ लिया उस असुरक्षित मांस को जहां उसका बायां अगला पैर वक्ष से जुड़ा था। उसने 3 सटीक कोनों वाले वारों से ऊतक को चीर डाला और महत्वपूर्ण टेंडन को काट डाला। अंग ने तुरंत ही अपनी समन्वित कार्यक्षमता खो दी तथा वह बेकार ही लटक गया, क्योंकि विशालकाय जानवर ने क्षतिपूर्ति के लिए अपना वजन स्थानांतरित कर दिया। अभी, एथन चिल्लाया। जब तक इसका संतुलन बिगड़ा है। जनरलों ने एकदम तालमेल के साथ हमला किया। प्रत्येक ने प्राणी के दाहिनी ओर के अलग अलग अंगजोड़ को निशाना बनाया। विशालकाय बंदर खतरनाक तरीके से लड़खड़ाता हुआ युद्ध के मैदान में आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंजती रही। इजेकील और बंदर ने क्षण भर के लिए अपना युद्ध रोक दिया। दोनों ने गति में बदलाव को महसूस किया। तुम्हारा ध्यान भटकाने का प्रयास विफल हो गया, नगर प्रभु ने अपने माथे पर लगी चोट से बहते खून के साथ घोषणा की। वह भीमकाय प्राणी गिर गया। बंदर की आंखें सिकुड़ गईं। उपहास की जगह निराशा ने ले ली। युद्ध में एक लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता। उनके बीच मुठभेड़ बढ़ी हुई तीव्रता के साथ शुरू हुई। फिर भी दोनों लड़ाकों को विशालकाय जानवर की बिगड़ती हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एथन ने लगातार हमले का समन्वय किया और पिछले सिल्वर रैंक के हमलों के अनुभव ने उसकी रणनीति को दिशा दी। उसने निर्देश दिया, गतिशीलता को निशाना बनाते रहो। पहले निष्क्रिय करो, फिर मारो। ऐसा लग रहा था कि भीमकाय जानवर को अपनी मुसीबत का अंदाजा हो गया था। उसने पारंपरिक हमले छोड़ दिए और अपने बचे हुए अंगों को जमीन पर जोर से पटक दिया। कंपन ने सिल्वर रैंक्स के पैर हिला दिए, जिससे उस जीव को पीछे हटने की कोशिश करते हुए कीमती सेकंड मिल गए। एथन तुरंत उसके पीछे गया। उन्नत गति उसे उखड़ते भूभाग पर ले गई। इसे पुनः संगठित नहीं होने दिया जा सकता। उसके खंजरों ने उसी जोड़ को निशाना बनाया जिस पर उसने पहले निशाना साधा था और खुले हुए ऊतक में थोड़ा और गहरा घाव कर दिया। उस जीव की उच्च जीवन शक्ति ने पिछले जख्मों को भर दिया था, लेकिन हर लगातार वार ने उसे और कमजोर कर दिया। एक घेरा बनाओ, उसने जनरलों को पुकारा। इसे बाहरी दीवारों तक न पहुंचने दो। जनरल झाओ ने खुद को विशालकाय जानवर के बाएं पार्श्व में खड़ा कर लिया। उनके भाले के चारों ओर बिजली चमक रही थी। उनके भाले का वार कवच में मात्र कुछ सेंटीमीटर तक ही घुसा। मुश्किल से एक खरोंच, फिर भी हर घाव गंभीर क्षति की ओर बढ़ता गया। वेई ने दाहिनी ओर से वार किया। 2 तलवारों से एक ही हिस्से पर बार बार निशाना साधा। उसका पहला वार उसकी त्वचा से टकराकर वापस लौट गया। दूसरे वार से एक बालसी दरार पड़ गई। तीसरे वार से वह थोड़ी गहरी हो गई। धैर्य रखें, एथन ने उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण को देखते हुए सोचा। 1000 कटों से मौत। इस बीच जिले के किनारे पर एक चांदी जैसी आभा टिमटिमा रही थी। हान हार्पी के खिलाफ प्रतिरोध बनाए रखते हुए पीछे हट रहा था। दूर से देखने वालों को उसकी लड़ाई प्रभावशाली लग रही थी। फिर भी उनका प्रक्षेप पथ उन्हें मुख्य संघर्ष से लगातार दूर ले गया। वह उसे यहां ला रहा है। जनरल रुआन ने हान की वापसी को देखते हुए बुदबुदाया। उसके अपने ही ब्लेड ने विशालकाय जानवर की क्षतिग्रस्त गर्दन के जोड़ पर वार किया, जिससे एथन के पिछले काम में एक और उथला घाव जुड़ गया। हालात बदल गए थे। 2 रजत श्रेणी के राक्षस बनाम 5 मनुष्य। इसे प्रबंधित किया जा सकेगा, एथन ने गणना की, अगर हम ठीक से तालमेल बिठाए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हान शहर के सरदार की निगरानी में कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा। उसने फिर से भीमकाय के कमजोर अंग पर प्रहार किया। उसकी ज्वाला से प्रज्वलित तलवार ने अतिरिक्त क्षति पहुंचाई। इस बार उसे कम प्रतिरोध महसूस हुआ। उसकी उन्नत ब्लेड के नीचे एक प्रमुख कंडरा अलग हो गई। प्राणी का बायां पिछला पैर पूरी तरह से टूट गया। प्रगति जनरल झाओ ने अपना भाला एथन द्वारा बनाए गए अंतराल में घुसा दिया, जिससे अंतराल में बिजली प्रवाहित होने लगी। विशालकाय जानवर धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी गतिविधियां लगातार असंगठित होती जा रही थीं। उनसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर नगर स्वामी का बंदर के साथ युद्ध अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया। 1 दर्जन घावों से बहते खून के बावजूद एजेकील आगे बढ़ता रहा। उसकी कुल्हाड़ी हवा में चांदी के चाप बना रही थी।
हर वार इतना जोरदार था कि इमारतें जमींदोज हो जाती। बंदर ने अपनी लाठी से बचाव किया, लेकिन टक्कर के कारण वह पीछे की ओर फिसल गया। बंदर सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वह चालाक भी था। तुम्हारा शहर जल रहा है और तुम मेरे साथ खेल रहे हो, उसने ताना मारा। कर्मचारी रक्षात्मक मुद्रा में घूम रहे थे। सब कुछ ढहते हुए देखकर कैसा लगता है? यह उससे भी बेहतर होगा जो तुम्हें तब महसूस होगा जब मैं तुम्हारी खोपड़ी को चीर दूंगा, यहेजकेल ने गुर्राते हुए कहा। बंदर मुस्कुराया और उसके तीखे दांत दिखाई देने लगे। कितना गुस्सा! गलत दुश्मन पर इतना ध्यान! उसने एक पलटवार किया जिससे नगरस्वामी अचंभित रह गया। लाठी ने उसकी कनपटी पर सटीक प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ाकर एक तरफ गिर पड़ा। ताजा घाव से खून बह रहा था। तुम अभी भी नहीं समझे, बंदर ने अपनी बढ़त पर जोर देते हुए कहा। यह पूरा हमला नाटक था, असली मकसद से ध्यान भटकाना। एजेकील ने होश संभाला और कुल्हाड़ी को क्षैतिज दिशा में घुमाकर उनके बीच दूरी बना ली। क्या उद्देश्य? वह जो अभी कामयाब हो रहा है और तुम यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। बंदर की छड़ी ने उसकी पसलियां ढूंढ लीं और कवच को शल्य चिकित्सा की सटीकता से तोड़ दिया। क्या तुम सच में सोचते थे कि बिना किसी अंदरूनी मदद के बेतरतीब राक्षस तुम्हारी दीवारें तोड़ सकते हैं? नगरस्वामी की आंखों में समझ आ गई। कोई तुम्हारे साथ काम कर रहा है। आखिरकार समझ में आ ही गया। बंदर उसके जवाबी हमले से बच गया। तुम्हारे प्यारे जनरल उतने वफादार नहीं हैं जितना तुम समझते हो। यहेजकेल के हमले तेज होते गए और हर वार में क्रोध की ताकत बढ़ती गई। बंदर की लाठी ने ज्यादातर वार रोक दिए, लेकिन 2 वार ऐसे लगे उसके कंधे और जांघ पर हल्के घाव हुए जिनसे चांदी जैसा खून निकला। कौन? उसने पूछा। कौन जनरल? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? बंदर ने अपने अगले हमले के लिए अपनी छड़ी से अपने क्षतिग्रस्त कवच के छेद को निशाना बनाया। अध्याय 85। कैंसर वार इतना गहरा लगा कि नीचे की पसलियां टूट गईं। एजेकील दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने अपना आक्रामक दबाव बनाए रखा। उनकी लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई थी। दोनों घायल थे, लेकिन दृढ़ थे। बढ़ती चोटों के बावजूद किसी को भी निर्णायक लाभ नहीं मिल रहा था। हर पल उस विशालकाय जानवर की हालत बिगड़ती जा रही थी। एथन ने हमले का समन्वय किया और हर जनरल को उसकी पहचान की गई विशिष्ट कमजोरियों की ओर निर्देशित किया। जाओ, अपने पिछले वार से 3 इंच बाईं ओर के जोड़ पर निशाना लगाओ, उसने क्षतिग्रस्त ऊतक में और गहराई तक छेद करते हुए निर्देश दिया। वे दाहिने अगले पैर पर निशाना लगाओ भी तकनीक। सभी ने उसके निर्देशों का पालन किया और हर बार पिछले नुकसान को और बढ़ाता गया। उस विशालकाय जानवर का प्राकृतिक पुनर्जनन कई स्थानों पर जमा हुए आघात के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। इसके बाद 2 और अंग विफल हो गए, जिससे विशालकाय प्राणी को केवल 4 कार्यात्मक उपांगों के साथ ही अपना भार संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वहां लगभग एथन ने विशालकाय जानवर के हताशा भरे प्रहार से बचते हुए सोचा, बस दबाव बनाए रखने की जरूरत है। जीव की दहाड़े क्रोध से संकट में बदल गई थीं। उसे अपनी आसन्न मृत्यु का आभास हो गया था। वह बढ़ती हुई हताशा में छटपटाने लगा। उसकी हर हरकत पिछली से कम समन्वित थी। जनरल रुआन ने एथन के गर्दन के जोड़ पर एक जबरदस्त वार किया। आखिरकार उसका ब्लेड इतनी गहराई तक घुस गया कि त्वचा का एक बड़ा हिस्सा कट गया। अंतिम प्रहार, एथन ने कहा और खुद को उस प्राणी के जबड़े के नीचे खड़ा कर लिया, जहां उसका कवच न्यूनतम सुरक्षा प्रदान कर रहा था। जैसे ही वह घातक प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, उसके खंजर उठे और उनके ब्लेडों के चारों ओर चांदी जैसी ऊर्जा संघनित हो गई। एक हड़ताल से यह खत्म हो जाएगा। हवा हवा में चीख रही थी। संपीड़ित हवा के कई धारदार ब्लेड उसकी ओर बढ़े, जिनमें से प्रत्येक में इतना बल था कि उसके अंगों को अलग कर सकता था। हार्पी का हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ तथा उसे सबसे कमजोर स्थिति में पकड़ने के लिए बिल्कुल सही समय पर हुआ। विशालकाय जानवर को मार डालो, पर एक हाथ गवा दो या चकमा देकर मौका गवा दो। गणना में मिलीसेकंड लगे। एथन ने खुद को पीछे की ओर फेंका। उसकी गति उसे हवा के झोंकों से बचा ले गई। काश, काश, काश! हमलों ने उस जमीन को क्षतिग्रस्त कर दिया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था, तथा टूटे हुए पत्थरों पर गहरी दरारें बना दी। टक्कर से धूल और मलबा बाहर की ओर उछला। धमाका! राहत महसूस करते हुए विशालकाय जानवर ने किसी तरह अपना क्षतिग्रस्त सिर उठाया। मौत के पास से गुजरते हुए उसकी आंखें कमजोर ढंग से घूमीं, लेकिन उन्हें राहत जरूर मिली। एथन की चांदी जैसी आंखें गुस्से से चमक उठीं जब वह हान की ओर मुड़ा। जनरल 50 मीटर दूर हार्पी से लड़ रहा था। दूर से देखने पर उसकी गतिविधियां प्रभावशाली लगती थीं, लेकिन उसकी स्थिति ने प्राणी को हस्तक्षेप के लिए सही कोण प्रदान कर दिया था।
तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे? एथन की आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जो उसके मनोबल से और भी तेज हो गई थी। तुमने तो उस भीमकाय जानवर को मारने का हमारा मौका ही गवा दिया। हान की प्रतिक्रिया तलवार के वार के बीच आई, जो कभी भी लक्ष्य पर ठीक से नहीं लगे। जानवर ने मेरी सुरक्षा व्यवस्था तोड़ दी। मैं नहीं कर सका। झूठा। जनरल झाओ के गुस्से की बिजली कड़क उठी। मैंने तुम्हारी पोजिशनिंग देख ली थी। तुमने उसे हमला करने दिया। रुआन ने अपने ब्लेड से खून पोंछा। उसकी चांदी जैसी आभा थकान और बढ़ते संदेह से टिमटिमा रही थी। वह हार्पी लगातार पीछे हट रहा था। अब अचानक जब हम उस भीमकाय जानवर को खत्म करने ही वाले हैं, तो उसने पलटवार किया है। वे की दो तलवारें उसकी पकड़ में कांपने लगीं। वे क्रोधित हो गईं। क्या आप उनके साथ काम कर रहे हैं? हान सुनने की सीमा के भीतर खड़े सैनिक घूरने लगे। युद्ध क्षेत्र के ध्यान की जगह अनिश्चितता ने ले ली, क्योंकि वे इसके निहितार्थों पर विचार कर रहे थे। हान का हार्पी से युद्ध जारी रहा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में आक्रोश था, जो थोड़ा ज्यादा अभ्यास से भरा हुआ लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वफादारी पर सवाल उठाने की? मैंने इस शहर के लिए खून बहाया है। क्या तुमने? एथन आगे बढ़ा। उसके खंजर अभी भी भीमकाय खून से चमक रहे थे। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, आपने हमारी विफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। विशालकाय जानवर ने मानवीय कलह के इस क्षण का उपयोग अपने घावों को भरने के लिए किया। हम गति खो रहे हैं। इसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। एथन ने अपना फैसला सुना दिया। रुआन, वे इस विशालकाय जानवर को काबू में रखो, सीधे उससे मत भिड़ो। जाओ मेरे साथ। तुम क्या कर रहे हो? रुआन ने पूछा। असली खतरे का अंत। एथन की चांदी जैसी आभा चमक उठी जब उसने उन्नत गति को सक्रिय किया। वही जो इस पूरी आपदा का सूत्रधार रहा है। वह हान की ओर बढ़ा, जिससे हैरान जनरलों को उसके इरादे को समझने का मौका मिल गया। ऊपर हार्पी चीख रहा था, जो लगभग हंसी जैसी लग रही थी, क्योंकि अराजकता ने मानव पंक्तियों को निगल लिया था। हान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब एथन का चांदी के हारों से ढका शरीर उसकी ओर तेजी से बढ़ा। आरोप, उन उभरी हुई आंखों में क्रोध, सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया था। धिक्कार है। मुझे पता था कि ये साफ है, लेकिन ये विशालकाय जानवर इतना महत्वपूर्ण है कि इसे खोना मुश्किल है। नगर के स्वामी। हान की आवाज हताशा से फटी हुई थी, जो युद्ध के मैदान में गूंजने के लिए तरस रही थी। मुझे घेर लिया गया है। वे शहर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मेरी मदद करो। उसकी अपील खंडहरों में गूंज उठी। सैनिक भ्रमित चेहरे के साथ घटित हो रहे नाटक की ओर मुड़ गए। यहेजकेल ने उसकी ओर देखा तक नहीं। नगर का स्वामी बंदर के साथ घातक युद्ध में उलझा रहा, तथा उसके बीच विनाशकारी झड़पें हुई, जिससे अधीनस्थों का ध्यान ही नहीं गया। वह मदद नहीं करेगा। मैं अकेला हूं। हार्पी नीचे की ओर झुका। हवा से उन्नत पंखों ने चक्रवाती धाराएं उत्पन्न की, जिसने एथन को मध्य आक्रमण में ही क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले से उसकी उन्नत गति बाधित हो गई, जिससे उसे अपनी गति को समायोजित करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसके चारों ओर मलबा और धूल घूम रही थी। देखा? हान ने राहत की सांस लेते हुए वहां खड़े सैनिकों पर चिल्लाया। राक्षस मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मैं शांति के लिए बातचीत कर रहा हूं। ये मूर्ख अंतहीन युद्ध चाहते हैं। उनके शब्दों में उनकी पूर्व स्थिति और अधिकार झलक रहे थे, जो रात की भयावहता से पहले से ही घबराए हुए कानों तक पहुंच रहे थे। कुछ सैनिक हिचकिचाए। अंध आज्ञाकारिता की जगह अनिश्चितता ने ले ली। बिल्कुल सही। मैंने शक का बीज बो दिया है, अब उसे बढ़ाना है। जल्दी। मैंने सच खोज लिया है। हान ने अपनी चांदी की आभा को नाटकीय ढंग से चमकाते हुए कहा। नगरपाल ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए पूरे जिले कुर्बान कर दिए। मैंने कूटनीति से लोगों की जान बचाने की कोशिश की। मुट्ठी भर सैनिक, जिनमें से अधिकांश युवा थे, जो भयभीत थे और नरसंहार के अलावा किसी भी विकल्प के लिए आतुर थे, हान की स्थिति की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर दृढ़ विश्वास की बजाय हताशा से पैदा हुई आशा झलक रही थी। एथन ने उन्हें आते देखा। उसने देखा कि कैंसर फैलना शुरू हो गया है। इससे पहले कि यह फैल जाए, इसे हटा दें। इससे पहले कि लड़का अपनी गतिविधि को पूरी तरह समझ पाता, उसके खंजरों ने पहले रंगरूट को खोज लिया। एथन 3 अन्य सैनिकों के बीच धुंधला सा दिखाई दिया। प्रत्येक वार सटीक और घातक था। कोई झिझक नहीं। गद्दारों पर कोई दया नहीं। युद्ध के समय तो बिल्कुल नहीं। राक्षस, एक सैनिक चिल्लाया। उसकी तलवार उसकी नसंसों वाली उंगलियों से टकरा रही थी, क्योंकि उसने अपने साथियों को कुछ ही सेकंड में मरते देखा था। एथन उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में न तो गर्मी थी और न ही ठंडक। अध्याय 86। हान मर चुका है। वह आदमी भाग गया। इससे पहले कि वह भाग पाता, एथन के खंजर ने उसे घायल कर दिया।
जो लोग हान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे वे बीच में ही ठिठक गए। इस चांदी से लिपटी मौत की अपेक्षा राक्षसों का सामना करना बेहतर है, जो न्याय के अवतार की तरह मानव पंक्तियों के बीच घूमती है। बिल्कुल सही। अब तुम्हें कोई भी बेवकूफी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। हान का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया क्योंकि उसकी भर्ती अभियान शुरू होने से पहले ही विफल हो गया। तुम हमारे अपने लोगों की हत्या कर रहे हो। मैं गद्दारों को फांसी दे रहा हूं। एथन की आवाज में न कोई भावना थी, न कोई औचित्य। सीधा सादा तथ्य। हार्पी ऊपर चीखा, उसके पंख अपने मानव साथी की रक्षा के लिए एक और हवा का हमला कर रहे थे। लेकिन इस बार एथन तैयार था। क्रिस्टल हार्डनिंग ने सबसे बुरे प्रभावों को झेल लिया, जबकि उसकी गति उसे हवा के बहाव के साथ ले गई। इस नाटक को खत्म करने का समय आ गया है। आखिरी मौका। हान, उसके खंजर जमा हुए खून से चमक रहे थे। राक्षस और इंसान दोनों के। आत्मसमर्पण करो और मुकदमे का सामना करो, या यहाँ देशद्रोही के रूप में मरो। हान की चांदी जैसी आभा बेतहाशा भड़क उठी, कांपते हाथों में तलवार उठ रही थी। उसके आसपास वे चंद सैनिक जिन्होंने शुरू में उसके प्रस्ताव पर विचार किया था, बढ़ते भय से पीछे हट गए। कैंसर को मेटास्टेसिस होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया था। एथन मृत्यु के समान आगे बढ़ रहा था। उसकी उन्नत गति प्रतिभा ने उसके शरीर को धुंधला कर दिया क्योंकि उसने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया था। उसके खंजर हान के गले पर निशाना साधे हुए थे। वह चाहता था कि यह त्वरित, साफ और अंतिम हो। हार्पी के पंखों ने एक केंद्रित हवा का झोंका पैदा किया जिसने उसे छलांग लगाते ही पकड़ लिया। इस हमले ने उसकी गति को पुनर्निर्देशित कर दिया और उसके खंजर हान के जल्दी से उठाए गए ब्लेड से बिना किसी नुकसान के छिटक गए। तुम गलती कर रहे हो। हान पीछे की ओर भागा। उसकी तलवार के चारों ओर चांदी की ऊर्जा टिमटिमा रही थी। नगरपालिका ही असली दुश्मन है। एथन ने जवाब देने में अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने हार्पी की अपनी हवा के बहाव का इस्तेमाल करते हुए एक अलग कोण की ओर तेजी से वार किया। इस बार उसका हमला हान के खुले हुए हिस्से पर था। हान ने बेतहाशा बचाव करते हुए स्टील के खिलाफ स्टील की टक्कर की। टक्कर से दोनों ब्लेडों में कंपन पैदा हो गया और जनरल की घटिया तकनीक उसकी बेढंगी वापसी में साफ दिखाई दे रही थी। हार्पी नीचे झपटा। उसके पंजे एथन की पीठ की ओर बढ़े। उसने बिना मुड़े ही हमले को भांप लिया। वह आगे की ओर लुढ़क गया, हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, जिससे वह हान की सुरक्षा में आ गया। उसका खंजर ऊपर की ओर चला गया। हार्पी के पंजे उसके कंधों पर लगे, लेकिन उसकी क्रिस्टल प्रतिभा ने ज्यादातर नुकसान झेल लिया और उसका वार एक बार फिर नाकाम हो गया। ब्लेड हान के दिल से कुछ इंच की दूरी से चूक गया, बल्कि उसकी पसलियों पर एक हल्का सा घाव कर गया। हान पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके कवच से खून रिस रहा था। पर्याप्त गहरा नहीं है। हार्पी ने एक और हमले के लिए चक्कर लगाया। उसने एथन की गतिविधियों के पैटर्न को भांप लिया था और हस्तक्षेप का समय तय कर लिया था। रणनीति बदलने की जरूरत है। एथन ने अपनी अग्नि प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। उसके बाएं हाथ के चारों ओर आग की लपटें इकट्ठी हो गईं, जबकि उसके दाहिने हाथ ने उसके खून से सने खंजरों पर पकड़ बनाए रखी। आइए देखें कि आप विभिन्न खतरों के विरुद्ध कितनी अच्छी तरह समन्वय करते हैं। उसने आग का गोला हान पर नहीं, बल्कि हार्पी के उड़ान पथ पर फेंका। वह प्राणी धधकते प्रक्षेप्य से बचने के लिए मुड़ गया, जिससे क्षण भर के लिए उसका सुरक्षा घेरा टूट गया। यह उद्घाटन बमुश्किल एक दिल की धड़कन तक चला। एथन ने उस खिड़की के पास से वार किया और खुद को विस्फोटक बल के साथ हान की ओर झपटा। दोनों खंजरों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया, एक दिल पर, एक गले पर। हान ने हताश होकर अपना बचाव करते हुए अपना ब्लेड उठाया। स्टील के चारों ओर चांदी की ऊर्जा संघनित हो रही थी। हथियारों का जोरदार प्रहार हुआ, जिससे खंडहर हो चुकी सड़क पर सदमे की लहरें दौड़ गईं। हमले के कारण हान का ब्लेड टूट गया तथा टुकड़े बिखर गए, क्योंकि एथन के खंजर ने अपना घातक प्रहार जारी रखा। हार्पी की चीख से हवा में चीर फैल गई जब वह उनकी ओर झपटा। एथन ने अपना चुनाव किया। उसने वार के बीच में ही अपना सिर घुमाया और हार्पी के पंजों को अपनी पीठ पर झेल लिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके खंजर निशाने पर लग जाएं। हान की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, फिर धुंधली पड़ गईं क्योंकि उसके विश्वासघाती रूप से प्राण निकल गए। वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी चांदी की आभा बुझी हुई मोमबत्ती की तरह बुझ रही थी। तुमने मिडसिल्वर ह्यूमन को मार दिया है, हान। अंत में हार्पी पीड़ा से चीख उठा। उसका हमला उस घातक प्रहार को अंजाम देने में नाकाम रहा जिसके लिए उसने हान की बलि दी थी। एथन के जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी पुनर्जनन प्रतिभा पहले से ही काम कर रही थी। जैसे ही हार्पी ने हमला जारी रखा, एथन सावधानी से चक्कर लगाने लगा। हवा के झोंके चीखते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे।
वह एक क्षैतिज हवा के नीचे झुक गया। धमाका! उसके पीछे एक इमारत ढह गई। उनकी रक्षात्मक प्रतिभा और गति ने उन्हें उस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीवित रखा जिसे अपनी हवाई श्रेष्ठता के माध्यम से उन पर हावी होना चाहिए था। हार्पी एथन की ओर गोता लगाने लगा। उसके पंजे उसकी खोपड़ी की ओर बढ़े हुए थे। एथन आखिरी क्षण में किनारे हट गया और उसके खंजर उस जीव के खुले पार्श्व की ओर चमक उठे। उसका खंजर हार्पी के पंखों से टकराया और उसके मांस में घुसकर खून की फुहार छोड़ गया। यह कोई जानलेवा प्रहार तो नहीं था, लेकिन हार्पी को अपने लापरवाह हमलों पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त था। 50 मीटर की दूरी पर रुआन ने मुश्किल से अपना सिर कटने से बचाया, क्योंकि विशालकाय जानवर का विशाल पंजा उस स्थान पर घुस गया जहां कुछ क्षण पहले उसका सिर था। बहुत करीब, बहुत सारे करीबी कॉल। एथन के बिना बचे हुए 3 जनरलों ने पुनर्जीवित हो रहे राक्षस से संघर्ष किया। उसके पहले के घाव लगभग भर चुके थे और उसकी आंखें उनकी गतिविधियों पर नई स्पष्टता से नजर रख रही थीं। वे बाएं किनारे, रुआन ने आदेश दिया। उसके नोकदार ब्लेड के चारों ओर चांदी की ऊर्जा टिमटिमा रही थी। झाओ, इसे ध्यान भटकाए रखो। झाओ के भाले के कवच पर लगते ही बिजली कड़क उठी और बिजली का रिसाव क्रिस्टलीय सतहों पर बमुश्किल ही खरोंच पाया। भीमकाय के प्रतिशोध ने उसे टूटे हुए पत्थर पर लुढ़का दिया और उसके कवच पर झटके से चोट लग गई। हम हार रहे हैं। वेई की 2 तलवारों ने उथले गड्ढे खोदे जो लगभग तुरंत ही बंद हो गए। उस जीव की रक्षा व्यवस्था भयावह थी। वे सतर्क रहते हुए भी पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। अरे, ये काम नहीं करेगा, वेई ने वार के बीच में हांफते हुए कहा। हमें चाहिए। एक विशाल पंजे ने उसकी छाती को जकड़ लिया और उसे एक ढही हुई इमारत में धकेल दिया। उसकी चांदी जैसी आभा मंद झिलमिला रही थी और चेतना डगमगा रही थी। अब सिर्फ मैं और झाओ। खंडहर हो चुके चौक के उस पार इजेकील और बंदर आपसी विनाश के एक गतिरोध पर पहुंच गए थे। दोनों के दर्जनों घाव खून से लथपथ थे और उनकी चांदी जैसी ऊर्जा थकावट से टिमटिमा रही थी। थक गए हो, छोटे मालिक? बंदर अपने खून से सने दांतों से मुस्कुराया। कर्मचारियों ने कुल्हाड़ी का एक और वार रोक दिया। तुम्हारा शहर जल रहा है और तुम मेरे साथ समय बर्बाद कर रहे हो। एजेकील की प्रतिक्रिया एक क्षैतिज वार के रूप में आई जिसने जीव की पसलियों में एक और घाव कर दिया। जब तुम मर जाओगे तब भी यह खड़ा रहेगा। उनकी लड़ाई एक विनाशकारी युद्ध बन गई थी। दोनों में से किसी के पास निर्णायक हमले के लिए ऊर्जा नहीं थी, फिर भी कोई भी जमीन छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अध्याय 87। हार्पी मर चुका है। प्रत्येक आदान प्रदान से अधिक रक्त बहता था तथा वे और अधिक कमजोर हो जाते थे। उनकी झड़पों से उत्पन्न आघात तरंगों ने उनके चारों ओर एक मृत क्षेत्र बना दिया था। इमारतें बार बार के प्रहारों से ढह गईं। उनकी नींद सिल्वर रैंक युद्ध के निरंतर दबाव को झेलने में असमर्थ हो गई। सैनिक और राक्षस दोनों ही विनाश के बढ़ते घेरे से भाग निकले। जो भागने में धीमे थे वे गिरते मलबे से कुचलकर या एक दूसरे पर किए गए हमलों के परिधीय प्रभावों में फंसकर मर गए। एक कांस्य श्रेणी के भेड़िया जानवर ने उनके युद्ध क्षेत्र में घुसने की गलती की। बंदर की छड़ी ने इजेकील के एक वार को रोककर कुल्हाड़ी की ऊर्जा को उस प्राणी की रीढ़ की हड्डी में पुनः निर्देशित कर दिया। वह तुरंत मर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी एक चोटी चांदी वाले प्रतिद्वंद्वी के लिए बने बल से चूर चूर हो गई। विशालकाय राक्षस को घेरने की कोशिश कर रहे 3 सैनिकों का भी यही हश्र हुआ जब नगरस्वामी का अगला हमला निशाना चूक गया। चांदी की ऊर्जा ने उनकी संरचना को चीर डाला और केवल बिखरे हुए अवशेष ही बचे। संपार्श्विक क्षति, इजेकील ने गंभीरता से सोचा। अपरिहार्य। बंदर ने एक और वार किया और उसके क्षतिग्रस्त कवच के छेद को निशाना बनाया। स्टील की छड़ें शक्तिशाली लकड़ी से इतनी जोर से टकराईं कि 3 ब्लॉक दूर स्थित खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। तुम्हारे लोग तुम्हारे स्वार्थ के कारण मरते हैं, उसने ताना मारा। सब कुछ निजी उन्नति के लिए। सच को उपहास में लपेटा गया। एजेकील के पलटवार से हवा में एक स्पष्ट विकृति फैल गई। कुल्हाड़ी बंदर के सिर से मिलीमीटर भर दूर जा गिरी। जहां हथियार लगा था वहां पत्थर टूट गया। उन्होंने गुस्से से कहा, वे इसलिए मरते हैं क्योंकि वे कमजोर हैं। उनका घातक नृत्य जारी रहा। हर योद्धा इतना घायल था कि दूसरे को खत्म नहीं कर सकता था, इतना घमंडी कि पीछे हट भी नहीं सकता था। उनके चारों ओर व्यापक युद्ध छिड़ा हुआ था। राक्षस और मनुष्य भीषण झड़पों में भिड़ रहे थे, जबकि उनके योद्धा आपस में ही खून बहाकर विनाश की ओर बढ़ रहे थे। हार्पी के अगले गोते में पहले से कम समन्वय था। वह थक चुकी थी। वह लगातार एथन पर हमला कर रही थी। एथन ने उस ओर गोता लगाने से पहले अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा की। वह उस जीव के पहरे के नीचे सरक गया। उसके खंजर उसके पंख के ऊतकों पर लग गए। जैसे ही उसका खंजर पंख को चीरता हुआ अंदर घुसा, खून की धारा बहने लगी।
चीख। हार्पी जमीन पर गिर पड़ा। उसका एक पंख उसका वजन संभाल नहीं पा रहा था। वह बेतहाशा लुढ़कता रहा, लेकिन एथन के अगले हमले से बाल बाल बच गया। चोट लगने के बावजूद एथन ने धैर्य के साथ उसकी परिक्रमा की। उस प्राणी की सुनहरी आंखें उसकी गतिविधियों पर अविचल बुद्धिमत्ता से नजर रख रही थीं। वह घायल तो था, लेकिन बिल्कुल भी असहाय नहीं था। अभी भी खतरनाक। हार्पी की चोंच खुल गई, जिससे एक तीखी चीख निकली जिसने युद्ध की अराजकता को चीर दिया। 500 मीटर दूर उस विशालकाय जानवर का विशाल सिर झट से आवाज की ओर मुड़ गया। बाकी सभी 6 आंखें एकदम एक साथ घूम गईं और एथन की स्थिति पर टिक गईं। मदद मांगना। बिल्कुल। उस विशालकाय प्राणी ने रुआन से युद्ध तुरंत छोड़ दिया। जनरल के बेताब प्रहार ने उसके बख्तरबंद पार्श्व को बिना किसी नुकसान के छू लिया और उसके विशाल अंग उसे जमीन हिला देने वाले कदमों से हार्पी के स्थान की ओर ले गए। 10 सेकंड, शायद उससे भी कम। इससे पहले कि वह धैर्यपूर्वक हमले करके हार्पी को खत्म कर पाता, विशालकाय जानवर वहां पहुंच जाता। जैसे ही उसने अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से सक्रिय किया, उसके हाथों के चारों ओर आग भड़क उठी। पहले इस्तेमाल किए गए केंद्रित विस्फोट नहीं, बल्कि लगातार दहन जो उसके मन के भंडार को किसी भूखे जानवर की तरह खा रहा था। आग की लपटें हार्पी के चारों ओर एक पूर्ण वृत्ताकार रूप में फैल गईं, जिससे अतिगर्म हवा की एक दीवार बन गई जो टूटी हुई सड़क से 15 फुट ऊपर उठ गई। भागने की कोशिश करते हुए उस जीव के सक्रिय पंख बेतहाशा फड़क रहे थे। हार्पी के नियंत्रण में हवा का दबाव बढ़ गया और वह आग की दीवार के किनारे की ओर उठ गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि रणनीति कामयाब हो जाएगी। एथन ने अपनी पवन प्रतिभा का इस्तेमाल किया, जिससे हार्पी द्वारा बनाए गए सावधानीपूर्वक संतुलन में खलल पड़ गया। प्रतिस्पर्धी ताकतें एक दूसरे पर टूट पड़ी, स्थिरता ध्वस्त हो गई क्योंकि जीव ने अपने भागने के रास्ते पर नियंत्रण खो दिया। तुम नीचे जाओ। हार्पी आग के क्षेत्र में धरती पर वापस गिर पड़ा। जहां उसने अतिगर्म पत्थर को छुआ, वहां चांदी का खून सुलग रहा था। तापमान बढ़ने के साथ ही उसका बचा हुआ पंख उसके शरीर के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह मुड़ गया। तुम्हें लगता है कि आग मुझे रोक लेगी? बढ़ती हुई आग में वह गुर्राया। एथन बिना किसी हिचकिचाहट के आग की लपटों के बीच से गुजरा। उसकी अग्नि प्रतिभा ने उसे उस गर्मी से बचाया जो बिना उन्नत मनुष्यों को जला देती। विशालकाय जानवर के पास आते ही उसकी दहाड़ से इमारतें हिल गईं। आग की दीवार की विकृति के माध्यम से उसका विशाल आकार दिखाई दे रहा था। 200 मीटर, अभी नहीं तो कभी नहीं। एथन के खंजरों ने एक ही तरल गति में हार्पी के गले को भेद दिया तथा पंखों और मांस के माध्यम से महत्वपूर्ण धमनियों को काट दिया। तुमने एक मध्यरजत क्रूर जानवर को मार डाला है। हार्पी जैसे ही फायरवॉल ढह गया, उसकी चेतना में सूचना चमक उठी। उसके निरंतर मन इनपुट के बिना ही लपटें बुझ गईं। विशालकाय प्राणी कुछ ही मीटर की दूरी पर फिसलकर रुक गया। एथन ने तुरंत ही इसका कोर ले लिया और कुछ और गुण पाने के लिए इसे खा लिया। +11 इंटेलिजेंस। बहुत देर हो गई। हार्पी की लाश ठंडे अंगारों पर पड़ी थी। उसके स्थिर पंखों के नीचे चांदी जैसा खून जमा हुआ था। एथन उसके ऊपर खड़ा था। उसके खंजर ताजे शिकार से चमक रहे थे। तभी उसकी नजर उस भीमकाय की उग्र निगाहों से मिली। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी नहीं हिला। शिकारी जीत और प्रतिशोध के बीच की अदृश्य खाई के पार शिकारी का मूल्यांकन कर रहा था। रुआन पहले झुलसे हुए मैदान में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। उसके जर्जर शरीर के चारों ओर चांदी की आभा मंद मंद झिलमिला रही थी। दर्जनों घावों से खून रिस रहा था और हर कदम उसकी क्षतिग्रस्त पसलियों में नया दर्द पैदा कर रहा था। उसके पीछे झाव। उसके भाले के चारों ओर अभी भी बिजली की हल्की चमक थी। हालांकि थकावट के कारण उसका सामान्य व्यवहार खराब हो गया था। वे अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। हान की लाश अप्राकृतिक स्थिति में मुड़ी हुई थी। उसके नीचे खून बह रहा था। हार्पी पास ही पड़ा था। उसके शानदार पंख मौत के अंतिम आलिंगन में फैले हुए थे। जलने के निशान जमीन पर बिखरे हुए थे, जहां एथन की अग्नि दीवार ने उस हवाई शिकारी को रोक रखा था। 2 मध्य रजत रैंक। मृत। एक आदमी के हाथ से उसने उन दोनों को मार डाला। रुआन के विचार अविश्वास से मंथन कर रहे थे। अकेला। इस एहसास ने उसके अंदर भय पैदा कर दिया। कुछ घंटे पहले एथन को मिडसिल्वर के एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनकी मदद के बावजूद भी संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने हमलों का समन्वय किया, बोझ बांटा और टीम वर्क के जरिए बमुश्किल जीत हासिल की। अब वह 2 लाशों के ऊपर खड़ा था, मुश्किल से सांस ले रहा था। वह क्या बन रहा है? झाओ ने एथन का अध्ययन करते हुए अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तुमने हान को मार डाला, उसने कहा। नीचे कंपन के बावजूद उसकी आवाज सावधानीपूर्वक तटस्थ थी। एथन उनकी ओर मुड़ा।
उसकी चांदी जैसी आंखों में न तो गर्मजोशी थी और न ही पछतावा। वह एक गद्दार था, रुआन ने गंभीरता से सोचा, एक गद्दार जो 20 साल तक मिड सिल्वर रैंक पर रहा। तोप के चारे की तरह खत्म कर दिया गया। भीमकाय की दहाड़ ने उनके चिंतन को चकनाचूर कर दिया। बाद में एथन ने सरलता से कहा, उसके खंजर निकट आ रहे राक्षस की ओर थे। प्रश्न प्रतीक्षा कर सकते हैं। रुआन ने झाओ से नजरें मिलाईं। दोनों की आंखों में एक ही विचार झलक रहा था। अध्याय 88 ई+ पवन प्रतिभा, तुमने मिड सिल्वर जानवर को खा लिया है। हार्पी, आपने प्रतिभा विकसित कर ली है। पवन FE+ हार्पी मिड सिल्वर रूपांतरण के लिए उपलब्ध है। +6 इंटेलिजेंस मानव। एथन ब्रैंडन रैंक निम्न। सिल्वर प्रतिभाएं, गति E+, क्रिस्टल हार्डनिंग E+, वायु E+, सुरक्षा कवच F, सटीकता वृद्धि F+, पुनर्जनन F+, खंजर चलाना F, जल F+, अग्नि F+, मानसिक वृद्धि F, रूपांतरण शैडोफैंग वुल्फ पीक कांस्य, रेजरबैक बोअर पीक कांस्य, ब्लैक बीटल पीक कांस्य, ब्राउन बियर पीक कांस्य, क्रिस्टल एप मध्य सिल्वर, पैंथर मध्य सिल्वर, सिल्वर सरपेंट मध्य सिल्वर, हार्पी मध्य सिल्वर। स्तर 4 स्वास्थ्य अंक 1560, मन अंक 1780, शक्ति 155, चपलता 158, बुद्धिमत्ता 178, जीवन शक्ति 156, निःशुल्क विशेषताएं 15, कौशल बुनियादी फुटवर्क नौसिखिया 40%। जैसे ही हार्पी का सार उसके सार के साथ एकीकृत हुआ, एथन में शक्ति का संचार हुआ। विकसित पवन प्रतिभा अपने साथ गहन समझ लेकर आई। मेरे पास 15 गुण हैं जिन्हें मुझे बांटना है। अगर मैं अपनी सारी ताकत न लगाऊं तो यह लड़ाई मुश्किल होगी। विशुद्ध शारीरिक शक्ति की भीमकाय कवच के सामने सीमाएं थीं, लेकिन बुद्धिमत्ता ने नए रास्ते खोले। ज्यादा जटिल प्रतिभा संयोजन, बढ़ी हुई मन दक्षता और भी बहुत कुछ। मैं उन सभी को इंटेलिजेंस में डालूंगा। इससे मुझे अधिकतम बहुमुखी प्रतिभा मिलती है, खासकर जब से मैंने अभी अभी पवन प्रतिभा हासिल की है, जिसकी क्षति क्षमता मेरे खंजरों से बेहतर है। इन विशेषताओं ने उसे उन्नत किया। उसका मन पूल गहरा हुआ तथा अब उसके भंडार लंबे समय तक प्रतिभा उपयोग को बनाए रखने में सक्षम हो गए। खुफिया 178 विशालकाय जानवर धरती को हिला देने वाले क्रोध के साथ आगे बढ़ा। उसके क्रिस्टल जैसे पंजे टूटे हुए पत्थरों पर खांचे बना रहे थे। हर कदम से खंडहर इलाके में कंपन फैल गया और उसके पीछे धूल के बादल उठने लगे। नई क्षमताओं का परीक्षण करने का समय आ गया है। एथन ने अपना हाथ उठाया, उसकी पवन प्रतिभा सक्रिय हो गई। हवा उस आक्रामक राक्षस के चारों ओर घूम गई, जिससे अदृश्य अवरोध पैदा हो गए और उसकी गति बाधित हो गई। 3 दिशाओं से एक साथ तेज हवाओं के प्रहार से वह राक्षस लड़खड़ा गया। यह आक्रमण को रोकने के लिए तो पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसकी टाइमिंग को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त था। रुआन ने पहला वार किया। उसका भाला उस जानवर के कवच पर जोरदार प्रहार के साथ लगा। जहां हथियार रक्षात्मक कवच को भेदने में विफल रहा, वहां चिंगारियां फूट पड़ी। बमुश्किल एक खरोंच जैसी की उम्मीद थी। झाओ ने बिजली की तरह तेज प्रहार किया, जिससे विशालकाय जानवर के पार्श्वों में बिजली की चिंगारी सी कौंध गई। वह जीव दहाड़ा, दर्द से ज्यादा झुंझलाहट में, और उसने अपने विशाल पंजे उसकी ओर घुमाए। वह लुढ़क गई। उसका कवच टूटे हुए पत्थर से रगड़ खा रहा था। हमला कुछ सेंटीमीटर से चूक गया और कुछ क्षण पहले उसने जो जगह घेरी थी वह धराशायी हो गई। एथन ने स्वयं को इष्टतम दूरी पर स्थापित किया। पवन प्रतिभा ने स्थानीय दबाव अंतर पैदा किया, जिससे उसकी गतिशीलता बढ़ गई। वह तरल पारे की तरह गति करता था। गति और वायु प्रतिभाओं के संयोजन से उसकी गति और भी बढ़ जाती थी। उसने काफी दूर से उस विशालकाय जानवर की ओर कई हवा के ब्लेड छोड़े और साथ ही अपने खंजरों से भी वार किया। इन हमलों से बचाव करना कठिन था, क्योंकि ये एक ही समय में अलग अलग कोनों से हो रहे थे। घाव पहले से 3 मिलीमीटर अधिक गहरा हो गया। उतले घाव के बावजूद एथन मुस्कुराया। तुम अजय नहीं हो, बड़े लड़के। विशालकाय जानवर का प्रतिशोध उसकी विशाल पूंछ के झटके के रूप में आया। एथन की पवन प्रतिभा ने हमले को पर्याप्त रूप से रोक दिया, जिससे एक घातक प्रहार एक क्षणिक प्रभाव में बदल गया। क्रिस्टल हार्डनिंग ने ज्यादातर नुकसान झेल लिया, लेकिन फिर भी बल के कारण वह टूटे हुए फुटपाथ पर लुढ़क गया। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अगले कदम की पहले से ही गणना कर रहा था। तुम ऐसे कैसे चल रहे हो? झाओ बिजली के झटकों के बीच हांफते हुए बोला, जिसने कवच की प्लेट को मुश्किल से जलाया था। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। चौथा हुनर सामने आ गया, 5वां कोई मायने नहीं रखेगा। इसके अलावा जैसे जैसे हम लड़ते रहेंगे उन्हें पता चल जाएगा। हवा का हेरफेर। एथन ने अपने खंजरों के चारों ओर संपीड़ित हवा इकट्ठा करते हुए जवाब दिया। ध्यान इस पर केंद्रित करो कि उसका ध्यान भटक जाए। उसने एक और हमला किया। बढ़े हुए प्रहारों ने उसके हथियारों को उन्हीं कमजोर जोड़ों में थोड़ा और गहराई तक पहुंचा दिया।
संचयी क्षति, हजारों कटों से मौत। विशालकाय जानवर ने खतरे को भांप लिया और दो अन्य सिल्वर रैंकों द्वारा उसके पार्श्वों पर हमला करने के बावजूद एथन को प्राथमिकता दी। विशाल पंजों ने बढ़ती सटीकता के साथ उसकी स्थिति का पता लगाया। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली कई आंखों के पीछे से खुफिया जानकारी चमक रही थी। यह सीखने और अनुकूलन का समय है। सिल्वर रैंक के राक्षस बहुत चालाक होते हैं। जैसे ही एथन बचकर भागा, हवा का रुख उसके चारों ओर बदल गया, जिससे छोटे छोटे चक्रवात पैदा हुए और राक्षस की गहराई का बोध बिगड़ गया। धूल और मलबा अंदर घुस आया, जिससे उसकी वास्तविक स्थिति छिप गई और उसे झूठे लक्ष्य दिखाई देने लगे। विशालकाय जानवर ने खाली हवा में वार किया। उसके पंजों को ऐसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जहां कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए था। उसके विदेशी चेहरे पर भ्रम की स्थिति छा गई, क्योंकि हमले अपने इच्छित शिकार पर नहीं पहुंच पाए। एथन ने राक्षस की अनिश्चितता के क्षण में हमला किया। खनक, प्रत्येक घाव अलग अलग उथला रहा, लेकिन संचय दिखाई देने लगा। एक आंख का डंठल थोड़ा झुक गया, जो बार बार के हमलों से कट गया। रुआन ने अपनी बढ़त का इस्तेमाल किया और ब्लेड से एथन द्वारा बनाए गए छेदों को ढूंढने लगा। जहां तुम वार कर रहे हो, वहां कवच कमजोर पड़ रहा है। उन बिंदुओं पर दबाव बनाए रखें, एथन ने निर्देश दिया और अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। रणनीति काम कर गई। 3 सिल्वर रैंक्स समन्वय में हमला कर रहे थे, लेकिन केवल एक ही महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने में सक्षम था। रुआन और झाओ ने मोबाइल एंकर के रूप में काम किया, जिससे विशालकाय को अपने मुख्य खतरे पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने से रोका गया। विशालकाय जीव की गतिविधियां लगातार अनियमित होती गईं, क्योंकि क्षति इतनी बढ़ गई कि वह प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं हो सका। 2 और नेत्रवृंतों का समन्वय खो गया। एथन ने अपने हमले तेज कर दिए, अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल करके दबाव की लहरें पैदा की जो हर वार को और भी तेज कर देती थीं। उसके खंजर आंखों की पहुंच से भी ज्यादा तेज चल रहे थे। लगभग हो गया। बस सही शुरुआत की जरूरत है। खंडहर हो चुके चौक के उस पार इजेकील और बंदर अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच चुके थे। दोनों के दर्जनों घाव खून से लथपथ थे। उनकी ऊर्जा थकावट से क्षीण हो रही थी, जो लगभग समाप्त होने वाली थी। बंदर की लाठी ने कुल्हाड़ी के एक और वार को रोक लिया, लेकिन लकड़ी के हथियार पर तनाव के निशान दिखाई दिए। चांदी से चमकाए गए स्टील से बार बार वार करने से बाल जैसी दरारें पड़ गईं। थक गए हो, छोटे मालिक? प्राणी खून से सने दांतों से मुस्कुराया, हालांकि उसकी चाल में पहले जैसी तरलता नहीं थी। एजेकील की प्रतिक्रिया एक क्षैतिज वार के रूप में आई, जिससे बंदर की पसलियों में एक और घाव हो गया। मुझसे ज्यादा खून बह रहा है, तुम्हारा सच है, लेकिन ज्यादा नहीं। उनकी लड़ाई एक धीरज की प्रतियोगिता में बदल गई थी। कौन महत्वपूर्ण प्रणालियों के विफल होने से पहले ज्यादा देर तक चोट सह सकता है। हर मुठभेड़ में ज्यादा खून बहता था और बचाव और कमजोर होता जाता था। बंदर का अगला हमला एजेकील के क्षतिग्रस्त कवच के छेद पर हुआ और कर्मचारी टूटी हुई प्लेटों के नीचे छिपे नाजुक मांस को ढूंढ रहे थे। स्टील की लकड़ी से इतनी जोर से टकराई कि आसपास की खिड़कियां टूट गईं। हड़तालों के बीच यह ताना मारा गया कि आपका शहर जल रहा है, जबकि आप व्यक्तिगत प्रतिशोध में लगे हुए हैं। मेरा शहर बचा रहेगा, यहेजकेल ने हवा में कुल्हाड़ी चलाते हुए स्पष्ट रूप से विकृत स्वर में कहा। तुम्हारी सेनाएं एक एक करके मर रही हैं। अध्याय 89। बहमोत की मृत्यु। बंदर के चेहरे पर झिलमिलाहट थी, संतुष्टि और चिंता का मिलाजुला भाव। अपने गिरे हुए साथी के लिए नहीं, बल्कि तात्कालिक लड़ाई से परे के निहितार्थों के लिए। एक मरता है तो 10 उसकी जगह ले लेते हैं, प्राणी ने उत्तर दिया, यद्यपि उसके स्वर में पहले वाली दृढ़ता का अभाव था। तो फिर मैं उन 10 को भी मार डालूंगा। उनका घातक नृत्य जारी रहा। न तो कोई निर्णायक प्रहार करने में सक्षम था, न ही दोनों इतने घायल थे कि लगातार हमला करना मुश्किल था। उनके चारों ओर व्यापक युद्ध कम तीव्रता के साथ भड़क रहा था, क्योंकि राक्षसी सेनाएं समन्वित नेतृत्व के बिना बिखर रही थीं। समय बीतने के साथ ही विशालकाय जानवर की स्थिति खराब होती गई। एथन के लगातार प्रहारों से इसे क्षति पहुंची थी। कवच जो पहले अभेद्य प्रतीत होता था, अब मकड़ी के जाले के आकार में टूट गया था, जहां बार बार के प्रहारों ने अपना असर दिखाया था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वो विशालकाय जानवर अब उतना खतरनाक नहीं रहा। अब मैं अपनी जान की परवाह किए बिना हमला कर सकता हूं। एथन ने 3 प्रतिभाओं को एक साथ मिला दिया। इस तालमेल ने उनकी व्यक्तिगत उपयोगिता से परे क्षमताएं पैदा की। वह एक जीवित तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। हवा के तेज झोंके उसके आगे बढ़ने की गति बढ़ा रहे थे, तथा वह अपने खंजर के एक झटके से उन राक्षसों को मार रहा था जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब भीमत के पंजों ने उसकी स्थिति की तलाश की, तो एथन गायब हो गया और फिर हवा में दिखाई दिया।
और भीमत के सामने आ गया। उसने बिना किसी चिंता के हमला किया। उसके ज्वाला खंजरों ने सबसे अधिक क्षतिग्रस्त जोड़ सिरवक्ष के जोड़ को खोज निकाला, जिसने दर्जनों बार झेल लिए थे। इस बार कवच उतना मजबूत नहीं था। उसकी ज्वाला खंजर दरारों से होकर नीचे के कमजोर ऊतकों तक पहुंच गई, काफी गहरा। आखिरकार जब एथन ने विशालकाय जानवर की गर्दन की कुछ धमनियां काट दी तो वह अकड़ गया। भीमकाय जानवर का सिर अपने विशाल शरीर पर नियंत्रण खोने लगा। उसकी आंखें बेकार में झुक गईं। अभी एथन अपने साथियों से चिल्लाया, जब तक यह बेहोश है इसकी गर्दन पर निशाना साधो। रुआन और झाओ ने बेहद सटीकता से हमला किया। उनके हथियार एथन द्वारा बनाए गए घावों तक पहुंच गए। संयुक्त हमले ने क्षतिग्रस्त कवच को भेदते हुए नीचे की महत्वपूर्ण संरचनाओं तक पहुंच बनाई। अनेक घावों से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा तथा प्राणी की दहाड़ क्रोध से संकट में बदल गई। इसके विशाल अंग बिना समन्वय के हिल रहे थे। लगभग खत्म। एक आखिरी बार एथन ने खुद को राक्षस के जबड़े के नीचे खड़ा कर लिया तथा उसके नरम ऊतकों पर खंजर तान दिए। उसकी पवन शक्ति उसके हाथ के चारों ओर एकत्रित होकर एक गेंद के रूप में संकुचित हो गई, जिसके किनारे स्टील से भी अधिक तीखे थे। तेज प्रहार त्वचा में घुस गया। एथन रुका नहीं और अपना हाथ और अंदर तक घुसा दिया। विशालकाय जानवर एक बार तो कांप उठा, फिर धरती हिला देने वाले धक्के के साथ गिर पड़ा। उसके विशाल शरीर ने नीचे खड़े जानवरों को कुचल दिया और फुटपाथ को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक गड्ढा बन गया जहां उसका शरीर धंस गया। आपने उत्सर्जक क्रूर जानवर को मार दिया है। टनलर बहमोथ एथन ने क्रिस्टल निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। युद्ध क्षेत्र में चारों ओर सन्नाटा छा गया, जिसे केवल थके हुए योद्धाओं की कठिन सांसों ने तोड़ा। एथन गिरे हुए राक्षस के ऊपर खड़ा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसके अपने और मारे गए दुश्मनों के भी फिर भी उसका रुख नहीं झुका। 4 मिड सिल्वर और 1 हाई सिल्वर, सब एक ही रात में। रुआन और झाओ सावधानी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। उनके हाव भाव में भय और आशंका का भाव था। उन्होंने कुछ अभूतपूर्व देखा था, व्यक्तिगत युद्ध कौशल जिसने उन्हें सिहरन से भर दिया। तुमने यह कर दिखाया, रुआन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अविश्वास के स्वर थे। हाँ, लेकिन किस कीमत पर? उनके आसपास की तबाही ने कहानी साफ साफ कह दी। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। हजारों लोग मारे गए या विस्थापित हो गए। बलिदान से हासिल हुई जीत की गूंज पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। समस्या जनरलों और नगरस्वामी की होगी। क्या उन्हें मेरी नई उपस्थिति से खतरा महसूस होगा? खासकर नगरस्वामी, एथन ने गंभीरता से सोचा। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि नगर का स्वामी, जो पूरे नगर का एकमात्र नेता है, आलसी बंदर के मर जाने के बाद खुले हाथों से उसका स्वागत करेगा। सत्ता ने जितनी बार मित्र बनाए उतनी ही बार शत्रु भी बनाए, विशेषकर तब जब वह सत्ता स्थापित पदानुक्रमों से आगे निकल गई। एथन ने दोनों जनरलों की ओर देखा और सहजता से कहा, क्या आप अदलाबदली करना चाहते हैं? उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। किसी ने भी हाई सिल्वर कोर मांगने की हिम्मत नहीं की थी। ज्यादातर काम एथन ने किया था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह निस्संदेह उनमें सबसे ताकतवर था। उन्होंने उत्सुकता से सिर हिलाने से पहले एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। हाँ, तुम क्या चाहते हो? रुआन ने पूछा। उसकी आवाज में आशा साफ झलक रही थी। चांदी के कोर। निचले स्तर वाले दोनों सेनापतियों की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। किसी ने भी निचले दर्जे के लोगों के साथ कोर की अदलाबदली नहीं की। यह साधना उन्नति के बारे में सभी पारंपरिक ज्ञान के विपरीत था। उसके पास अपने कारण अवश्य होंगे। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, झाओ ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि एथन पुनर्विचार कर पाता। ठीक है, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। एथन का स्वर तटस्थ और व्यावसायिक था। बोली तुरंत शुरू हो गई। रुआन ने 1 लो सिल्वर कोर की पेशकश की तो झाओ ने 2 की पेशकश की। रुआन ने 4 लो सिल्वर कोर की पेशकश की, जिनमें से एक विशेष रूप से खुफिया जानकारी पर आधारित था। बेच दिया। एथन ने बिहेमोथ का कोर रुआन को सौंप दिया और बदले में 4 कोर स्वीकार कर लिए। एकदम सही। 1 हाई सिल्वर कोर से मुझे मिलने वाली विशेषताओं से 4 गुना ज्यादा। उनकी डिवोर प्रतिभा ग्रेड में कोई अंतर नहीं करती थी। यह रैंकिंग की परवाह किए बिना सार को अवशोषित कर लेती थी। एकाधिक कोर का मतलब था कई विशेषताओं में वृद्धि, जो एकल उन्नति से मिलने वाली वृद्धि से कहीं अधिक थी। मुझे कुछ जांचना है, उसने कोर जेब में रखते हुए कहा। दोनों जनरलों ने सिर हिलाया, और एथन के चले जाने पर भी वे अपने सौभाग्य पर विचार कर रहे थे। वह तेजी से बर्बाद इलाके से गुजरा और अपनी तेज रफ्तार से टियाना के अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था। पूरी लड़ाई के दौरान उसने जानबूझकर लड़ाई को उस इलाके से दूर रखा था और अपने लोगों की रक्षा के लिए रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल किया था।
कृपया अभी भी वहीं रहें। इमारत पूरी तरह से खड़ी थी, सौभाग्य से आसपास के इलाकों में फैली अराजकता से अछूती थी। उसकी हल्की दस्तक से खिड़की खुल गई। टियाना का चेहरा पीला लेकिन राहत भरा दिखाई दिया। तुम जीवित हो, उसने सांस ली। उसके पीछे लिन और होंग वेई भीड़ में आगे बढ़े। उसके आने पर उनके चेहरे उम्मीद से चमक उठे। अंकल लिन ने कमरे के अंदर से सिर हिलाया। सबसे बुरा वक्त बीत चुका है, एथन ने उन्हें आश्वस्त किया। सुबह तक यहीं रुको, मैं तब लौटूंगा जब सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। आपका क्या हाल है, लिन ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। एक और खतरा खत्म करना है। उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया और आगे पूछताछ करने से पहले ही सड़क के स्तर पर वापस चले गए। कोर के लिए समय। एक गली में एथन ने अपने पुरस्कार खा लिए। +10 इंटेलिजेंस, +9 शक्ति, +9 शक्ति, +8 जीवन शक्ति। शक्ति उनमें लहरों की तरह प्रवाहित होती रही। गुणधर्म निर्णायक सीमा को पार कर गए। उनकी बुद्धिमत्ता 18 तक पहुंच गई, जो आधिकारिक तौर पर मध्यरजत स्तर पर पहुंच गई। ताकत बढ़कर 173 हो गई। चपलता 158 पर बनी रही, जबकि जीवन शक्ति 164 पर पहुंच गई। मध्यरजत। अंततः वह यहेजकेल और बंदर के बीच चल रही लड़ाई को देखने के लिए वापस लौटा। दोनों लड़ाकों के दर्जनों घाव खून से लथपथ थे। उनकी हरकतें पहले जैसी सहज नहीं थीं। थकान ने उनके जानलेवा नृत्य को हताशा भरे मुकाबलों में बदल दिया था। अध्याय 90 उत्सर्जक परिवर्तन। एथन अपनी गुप्त स्थिति में बैठ गया और दोनों लड़ाकों का विश्लेषण करने लगा। उन्हें एक दूसरे को और अधिक कमजोर करने दो। नगर के स्वामी की कुल्हाड़ी से हवा में चांदी के चाप बने हुए थे, प्रत्येक वार विनाशकारी शक्ति लिए हुए था। फिर भी हमलों के बीच आंशिक देरी और उनके रुख में हल्की कंपन से थकावट झलक रही थी। बंदर ने अपनी टूटी हुई छड़ी से उसे पीछे हटा दिया। धीमा हो रहा है छोटे स्वामी, उसने बचाव के बीच में ताना मारा। यहेजकेल की प्रतिक्रिया एक क्षैतिज वार के रूप में आई, जिससे प्राणी की पसलियों में एक और घाव हो गया। दहाड़ कहाँ है? नगर स्वामी की चांदी जैसी आभा टिमटिमा उठी जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हुआ है। न कोई जमीन हिला देने वाली पदचाप, न कोई दहाड़। उसकी आभा ने खंडहर हो चुके जिले को घेर लिया तथा विशालकाय प्राणी की विशाल उपस्थिति की खोज शुरू कर दी। कुछ नहीं, चला गया। हाई सिल्वर बेहेमोथ चला गया। उनकी समझ व्यापक हो गई तथा वे उस विशाल आभा के किसी भी निशान की तलाश में लग गए जो उस क्षेत्र पर हावी होनी चाहिए थी। मर गया? कैसे? यहेजकेल की नजर दूरी पर रुआन और झाओ पर पड़ी। दोनों सेनापति उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। उनके जर्जर रूप, उनकी टिमटिमाती आभा, इनमें से कोई भी ऐसी विजय पाने में सक्षम नहीं दिखाई दिया। यह वह है विसंगति, अपंजीकृत सिल्वर रैंक जो कहीं से प्रकट हो गया था और ऐसी क्षमताएं प्रदर्शित कर रहा था जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। एथन उस विशालकाय जानवर की लाश के ऊपर खड़ा होकर अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था। इसे खा ले या बाद के लिए छोड़ दें। इस परिवर्तन से उसे उत्सर्जक परिवर्तन प्राप्त होगा, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी प्रतिभा की सीमाएं पूरी हो चुकी थीं। भीमकाय का परिवर्तन पाने का मतलब था कुछ और खोना। पृथ्वी की प्रतिभा उपयोगी होगी, लेकिन अस्तित्व के लिए बहुमुखी प्रतिभा जरूरी है। अपना निर्णय लेने के बाद उसने अपना हाथ ठंडे हो रहे शरीर पर रखा। खा जाओ। आपने टनलर बेहेमोथ को निगल लिया है। +8 जीवन शक्ति। आपने टनलर बेहेमोथ उत्सर्जक रूपांतरण प्राप्त कर लिया है। पिछले एकीकरणों की तरह ही उसमें भी शक्ति प्रवाहित हुई। उत्सर्जक परिवर्तन। आगे जो भी आएगा उसके विरुद्ध जीवित रहने की अधिक संभावना। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, अपनी त्वचा के नीचे छिपी क्षमता को महसूस किया। अपार शक्ति, अभेद्य कवच, पृथ्वी पर ऐसा प्रभाव जो युद्ध क्षेत्रों को नया रूप दे सके। स्वर्ण श्रेणी से नीचे किसी भी चीज का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति। अभी नहीं। इस कार्ड को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। विशालकाय जानवर के भस्म हो जाने के बाद एथन ने अपना ध्यान यहेजकेल और बंदर के बीच चल रहे युद्ध पर केंद्रित कर दिया। अब उपस्थिति दर्ज कराने का समय आ गया है। नगर प्रभु की धारणा ने उसे पहले ही पहचान लिया था। अब उसे छुपाने का कोई मतलब नहीं था। बंदर की सुनहरी आंखें तुरंत उस पर टिक गईं। उसने कहा। कर्मचारियों ने एजेकील के एक और प्रहार को रोक दिया। आखिरकार हमारे दर्शक आ गए। नगर प्रभु ने उस पर एक नजर डाली। एथन ने कुछ नहीं कहा तथा स्वयं को ऐसी स्थिति में रखा कि वह तत्काल हमले की सीमा से बाहर रहते हुए दोनों लड़ाकू विमानों पर नजर रख सके। कुछ ही देर बाद रुआन और झाओ भी वहां आ गए। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? रुआन ने शांति से पूछा, उसकी नजरें नगर स्वामी और बंदर के बीच हो रही घातक
बातचीत पर टिकी थीं। एथन की नजरें लड़ाई से हटी ही नहीं। अभी तो बहुत जल्दी है। दोनों के पास अभी भी रिजर्व हैं। अभी तक नहीं। झाओ ने अपने माथे पर लगे घाव से खून पोंछा। नगरपाल जीत रहा है ना? क्या वह है? एथन ने उनकी हरकतों का विश्लेषण किया। एजेकील के वार ज्यादा जोरदार थे और उसकी रक्षात्मक स्थिति बेहतर लग रही थी। फिर भी बंदर के डंडे के काम में सिर्फ तकनीक से कहीं ज्यादा चालाकी दिख रही थी। कहना मुश्किल है। उसकी आवाज तटस्थ रही। दोनों ही गहरे खेल खेल रहे हैं। बंदर की हंसी पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी क्योंकि उसने यहेजकेल के एक और प्रहार को विफल कर दिया। शो का आनंद ले रहे हो? उसने तीनों दर्शकों से पूछा। यहेजकेल की कुल्हाड़ी धूल भरी हवा में चांदी की आकृतियां बना रही थी। मुझ पर ध्यान दो जानवर। ओह, लेकिन वे तो और भी अधिक दिलचस्प हैं। खासकर वह वाला। उसके कर्मचारियों ने सीधे एथन की ओर इशारा किया। यह कुछ जानता है। रुआन ने भौहें चढ़ाई। यह तुम पर क्यों अटका हुआ है? कोई जानकारी नहीं। झूठ आसानी से बोला गया। लड़ाई तेज हो गई। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? रुआन ने दबाव डाला। एथन ने बंदर के डंडे को ऊपर से किए गए उस प्रहार को रोकते हुए देखा जो अपरिहार्य था। वह जो कम छुपा रहा है। दोनों जनरल उसकी ओर देखने लगे। तुम्हारा क्या मतलब है? झाओ ने पूछा। यहेजकेल कुछ छिपा रहा है और बंदर कुछ छिपा रहा है। वे दोनों रहस्य रख रहे हैं। बंदर के अगले हमले ने उसके आकलन की पुष्टि कर दी। उसकी लाठी ने इतनी जोर से मारा कि यहेजकेल के पैरों के नीचे सड़क टूट गई। वहां है। एजेकील लड़खड़ा गया। उसकी चांदी की आभा टिमटिमा रही थी क्योंकि वह उस प्रहार को झेल रहा था जो उसकी सुरक्षा को चकनाचूर कर सकता था। फिर भी वह खड़ा रहा। कुल्हाड़ी पहले से भी तेज जवाबी हमले में उठ रही थी। और यह उसका है। बंदर की लाठी फैलने लगी और लकड़ी अपनी मूल लंबाई से दोगुनी हो गई। प्राणी की सुनहरी आंखें ऐसी शक्ति से चमक रही थीं जिसकी कल्पना करना भी मनुष्य की समझ से परे था क्योंकि वह रूपांतरित हथियार को तरल गरिमा के साथ चला रहा था। यह छड़ी एक जादुई हथियार है। एजेकील की प्रतिक्रिया ने पूरे युद्ध क्षेत्र में हलचल मचा दी। उसकी चांदी की आभा बाहर की ओर फूट पड़ी। अब वह पीकसिल्वर की नियंत्रित ऊर्जा नहीं रही बल्कि स्वर्ण श्रेणी के करीब पहुंच गई। वे मजबूत हैं। वे लगभग छद्म स्वर्ण श्रेणी के हैं। दोनों योद्धाओं ने दिखावा छोड़ दिया था और अपनी असली ताकतें उजागर कर दी थीं। यह सिर्फ सिल्वर रैंक की लड़ाई नहीं थी। यह उन क्षेत्रों की एक झलक थी जो आम जागृत योद्धाओं की पहुंच से परे थे। स्वर्ण रैंक। हमें बाकी बचे लोगों की मदद करनी होगी। रुआन ने युद्ध क्षेत्र की ओर देखते हुए कहा। यह हमारी पहुंच से बाहर है। झाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। बाकी राक्षस बिखर गए हैं। हम उन्हें साफ कर सकते हैं। जबकि बढ़ते टकराव को देखकर वह असहाय हो गई। जाओ, एथन ने सहमति जताई। अगर नगर स्वामी को सहायता की जरूरत पड़ी तो मैं यहीं रहूंगा। दोनों जनरल बिना किसी बहस के चले गए क्योंकि वे आसान शिकार की तलाश में थे। एथन के वहीं बने रहने के निर्णय, उसकी प्रदर्शित क्षमताओं ने उसे उस स्तर का विश्वास दिलाया था। रुआन 3 ब्लॉक दूर बचे हुए लोगों के पहले समूह तक पहुंच गया। कांस्य श्रेणी के सैनिक बैरिकेड्स के पीछे दुबके हुए थे और उन भेड़ियों जानवरों के झुंड का सामना कर रहे थे जो अफरातफरी के दौरान अंदर घुस आए थे। आखिरकार कुछ ऐसा जिसे मैं सचमुच मार सकता हूं। उसकी तलवार हवा में गूंज रही थी। चांदी की ऊर्जा सांसारिक राक्षसों को ऐसे चीर रही थी जैसे दरांती के सामने गेहूं। 3 जानवर कुछ ही सेकंड में गिर गए। समन्वय श्रेष्ठ शक्ति के आगे दब गया। जनरल, एक युवा सैनिक राहत से आंखें फाड़े छिपकर बाहर आया। हमने सोचा था। तुमने गलत सोचा। रुआन के अगले वार ने 2 और जीवों के सिर धड़ से अलग कर दिए। तैयार हो जाओ। हम इस जिले पर फिर से कब्जा कर रहे हैं। सैनिकों ने पूरे जोश के साथ उसका अनुसरण किया और राक्षसों के अवशेषों को चीरते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरों पर निराशा की जगह आशा ने ले ली क्योंकि रजत श्रेणी की शक्ति ने जागृति लाने वालों और साधारण जानवरों के बीच के अंतर को दर्शाया। इस बीच झाओ ने पूर्वी दरार के पास छिपे हुए लोगों का सफाया कर दिया। उसका बिजली से चमकता भाला दुश्मनों की कतारों में नाच रहा था। हर वार के साथ बिजली की कड़क होती थी जो जली हुई लाशें छोड़ जाती थी। हम जीत रहे हैं। जैसे ही बाकी राक्षस अपनी कतारें तोड़ रहे थे, किसी ने चिल्लाकर कहा। जानवर भाग रहे हैं। समन्वय के बिना वे सिर्फ जानवर हैं।